हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों आ गए आप लोग सर्दी को चीरते हुए बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरीके से हैं। दो बातें जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, मुश्किल में घबराना नहीं और सर्दियों में नहाना नहीं, ठीक है। नहाने के नाम से एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, मुझे बड़ी हंसी आई। कह रहे कि सर पहले जो साबुन 10 दिन में ख़त्म हो जाता था अब वो पूरा महीने से भी ज़्यादा चल रहा है। मैंने कहा क्या बात है, पूरा 5 वर्ष की योजना बना लो, पूरे 5 साल चलाओ। क्या ज़रूरत है। सही है, इंजॉय करो लाइफ को यार। पर लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। चाहे सर्दी का हो चाहे गर्मी का हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है। इसमें एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही प्यारा सा कमेंट किया गया जो मुझे अच्छा लगा पढ़ने। कह रहा है कि मेरे दोस्त कड़ाके की सर्दी आने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो इंसान नहा लेगा, तो जो इंसान नहीं नहाया तो नहाने वाले को छूने वाला इंसान भी नहाया हुआ माना जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि तुमने पेपर क्लियर कर लिया, तुम्हारा पेपर क्लियर किया हुआ, मेरा पेपर क्लियर हुआ माना जाएगा। मतलब उसने जो है ठंड के साथ में पूरा युद्ध लड़ा है, पानी के साथ में जाके वो नहा गया है और तुम उसको छू कर नहाया हुआ माने जाओगे। तो ये कुछ बातें हैं। आई होप कि आप लोगों का दिन जो है वो ठंड के साथ में थोड़ा सा गर्म होगा और ज़िंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करोगे। अब जो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये तो थी सब मजाक की बातें, छोटी छोटी हो नहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब जो यहाँ पर है ये है बहुत ही बेहतरीन बातें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का दिन जो है वो शानदार रहे, ये जो प्लानर यहाँ पर शेयर किया ना यार, इसको बस बैठ कर 10 या 15 दिन भर लो। मैं तो बोलूँगा कि 21 दिन भर लो, आदत बन जाएगी आप लोगों की। मतलब किस टाइम क्या क्या काम कर रहे हो, टू डू लिस्ट आप लोग यहाँ पर। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर जो मुझे लग रही है, इसमें पानी का भी कॉलम दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पर पानी 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, उस पर टिक लगाओगे। अब ये मत बोलना सर ठंडी में पानी भी गर्म है, गुनगुना पानी पिया करो थोड़ा सा, ठीक है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हल्का सा गुनगुना। क्या मतलब टेम्परेचर, जो शरीर का बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर हम लोग को पानी पीना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर प्लानर है, ये प्लानर आप लोगों को भरना है और ये प्लानर भरने के बाद में आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों की लाइफ में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। मैं लिख के देता हूँ, इसके रुझान भी आने लगे हैं। मैंने कल ये बेसिकली शेयर किया था मॉर्निंग में और शाम तक जो है इसके रुझान आने लगे। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर आज का दिन बड़ा अच्छा रहा इस प्लानर को फॉलो करके। तो सोचो एक दिन में इतने अच्छे रुझान आते हैं, तो सोचो अगर 21 दिन फॉलो कर लोगे तो क्या रुझान आएंगे। अब ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी को मत दे देना, पता चला उनके इलेक्शन में अच्छे रुझान आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के रुझान अच्छे लेकर आने आप लोग को, ठीक है। अच्छी चीज़ जो मुझे सबसे प्यारी इसमें लग रही है कि टू डू लिस्ट में आप लोग अपना चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पे मूड है, कैसा मूड आप लोग है, खुश हैं दुखी हो, तो मॉर्निंग में अपना मूड सेलेक्ट करो। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, यहाँ पे ये डे भी है, यहाँ पे मंथ भी है। तो ये एक तरीके से एवरग्रीन प्लान है। यहाँ पर शॉपिंग है, शॉपिंग मत करने लगना, इसको कट करके कुछ ऐसी चीज़ लिख लेना यहाँ पर जो आप लोगों को करना है डेली, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को हर घंटे में 5-5 मिनट आप लोगों को उठ के घूमना है, ठीक है। उस तरीके से कुछ भी अपना कुछ प्लान यहाँ पर सेट कर लीजिए, इसको फॉलो करो और देखो कितना मजा आता है। आप लोगों की लाइफ जो है कितने शानदार तरीके से इंप्रूव होती है। 1 हफ्ते के पहले निकलवा लो, उनको भरो और फिर इसी तरीके से आगे उसको आप लोग लेकर चल सकते हो। एक साइड दोनों साइड में प्रिंट करा लेना। इससे फायदा क्या होगा कि पैसा आप लोगों का कम खर्चा होगा, ठीक है। तो जो लोग साबुन के ऊपर पैसा बचा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर उनके पैसे ज़्यादा खर्च हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी खर्चा नहीं होना चाहिए, ओके। इसी के साथ में आर्टिकल बड़े बेहतरीन रहने वाला है। एक तो आर्टिकल उत्तराखंड के बारे में, इतना बेहतरीन आर्टिकल होगा, सुनकर मजा आएगा। फुटबॉल में हमारी क्या स्ट्रेटजी है आने वाले टाइम में, उसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसी के साथ में जो आप लोगों का आगे जो न्यूज़ एनालिस्ट वाला पोर्शन होगा, उसमें बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, जिसको सुनने के बाद में आप लोगों के चक्षु खुलने वाले हैं। चक्षु खुलने का मतलब क्या है, मतलब कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि आप लोगों को सरप्राइज करने वाली है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारे देश में लेकर हम लोग चल रहे हैं। और आज जो है 12 जनवरी है, कुछ खास है आज के दिन, बताओ क्या खास है। देखता हूँ कौन कौन गैस कर पाता है। मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग गैस करो, कौन गैस कर पाता है, बताइए। कर पाए गैस? चलिए देखता हूँ कौन कौन कर पाए, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। डिजिटल इंडिया के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आर्मी क्या प्लान लेकर चल रही है उसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी है देश के लिए जो शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देकर गई, जिसको सेखतकर कमेटी बोलते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों से मैं बात करूंगा आगे आर्टिकल के अंदर में। इसी के साथ में कुछ हम लोग स्टार रेटिंग के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ कल्चर फेस्टिवल्स के बारे में बातें करूंगा। वन लाइनर की न्यूज़ भी रहेगी। मतलब कहने का यह है कि जो मज़ा आने वाला है वो तो भाई साहब इस वीडियो को एंड तक देखकर ही आप लोगों को मज़ा आ पाएगा।
इस वीडियो में इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस आप लोग ही करा दूंगा। पर लेकिन फोकस करना है कि बस ऐसा कुछ टकटकी लगा कर देखना है, ठीक है। फिर शानदार तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर पाओगे। ओके, इसी के साथ में आप लोगों को एक काम और करना है, इस लेक्चर की पीडीएफ कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। आंसर राइटिंग वाले टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाता है यहाँ पर, और इसी के साथ में SLV पीडिया जहाँ पर इंग्लिश सीखते हैं आप लोग, इसी के साथ में नोट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो पूरे जोश के साथ में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जोश किस लिए मैं बोला था होना चाहिए आज, तो वैसे भी आज है नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। किससे रिलेटेड है ये? एक ऐसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है यार, जो हर एक इंसान की इंस्पिरेशन है आज के डेट में हमारे देश में। वो है स्वामी विवेकानंद जी। बहुत ही कम उम्र में इतना कुछ कर गए कि आज की डेट में हम लोग इनके बारे में बैठकर पढ़ रहे हैं। 12 जनवरी में बेसिकली इनका जन्म हुआ था, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को यूथ, आप लोग एक चीज़ को थोड़ा सा सोच कर देखिए। अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान जो है वो अपने घर की दशा बदल सकता है काफ़ी अच्छे से, और अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान जो है वो देश की दशा बदल सकता है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक बात बोली गई कि मुझे जिस तरीके के लोग चाहिए ऐसे 100 लोग मुझे दे दो, और मैं इस देश को ऐसी जगह ले जाकर रख दूंगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचो एक इंसान जो है वो कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। और ये बात इन्होंने कब बोली, आप लोग खुद देखिए, जब अंग्रेज जो थे हमारे देश में, उस टाइम की बातें हैं। तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ, और इस तरीके से जिंदगी को ये जी कर गए कि आज की डेट में भी हम लोग जो है इनके नाम पर नेशनल यूथ, तो यूथ के ऊपर पूरा फोकस रहा इनका। यूथ के ऊपर क्यों? क्योंकि जो ताकत यूथ के अंदर होती है ना, वो कहीं भी आप लोग किसी और चीज के अंदर नहीं देखोगे। उनके अंदर एनर्जी इतनी होती है ना, ऐसा लगता है कि चीर के फाड़ के सब कुछ एक साइड में कर देंगे, जो यंग जनरेशन होती है। तो इसलिए हमेशा यूथ को सपोर्ट किया जाता है, और वही सबसे ज्यादा डायनामिक माइंड के होते हैं। पर सबसे ज्यादा बिना पैंदी के लोटे भी यूथ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को सहज कर लेकर चलना पड़ता है। माइंड इतना उनका चंचल रहता है, जरा सी देर में इधर भागेगा, जरा सी देर में उधर, तो अपने आप को थामना पड़ता है। तो जो ये उम्र होती है, इसमें जिसने अपने आप को थामना सीख लिया, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कोशिश करो कि अपने आप को, आप लोगों को कुछ ऐसे पैटर्न में रखना पड़ेगा कि आप लोगों की एनर्जी जो है सही डायरेक्शन में यूटिलाइज की जा सके। 1984 में हमारे देश की सरकार को लगा कि यार ये पर्टिकुलर डे तो हर साल सेलिब्रेट होना चाहिए, तो इसके चलते हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर विकसित युवा और विकसित भारत, विकसित मतलब एक डेवलप्ड देश, एक डेवलप्ड युवा। डेवलप्ड युवा कैसा होगा? जो जानता है कि क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है, जो जानता है कि उसकी हेल्थ किस तरीके से सही रहेगी, जो जानता है उसका टाइम कैसे उसको यूटिलाइज करना है, जो जानता है कि अपने देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हर डायमेंशन में सोचकर अपनी लाइफ को लेकर चल रहा है। वो है पूर्ण रूप से डेवलप्ड इंसान। तो ऐसा इंसान आप लोगों को बनना है। गाना सुना आप लोगों ने, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, आगे मत सुनना, ठीक है। ये गाना अगर आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, कुछ ऐसा कर कमाल के देश का नाम रोशन हो जाए, तो कैसा लगेगा। अभी यहाँ पर देखो, जो नाटू नाटू सॉन्ग है, यहाँ पर शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस रही RR मूवी के अंदर में, और गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है यहाँ पर 2023 का, वो मिला। तो सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या शानदार तरीके की परफॉर्मेंस रही। तो बॉलीवुड की एक तरीके से छक्के छुड़ा दी यहाँ पर साउथ इंडिया इंडस्ट्री ने अपने ही लेवल पे। यार एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगती है कि कल्चर को इतने शानदार तरीके से दिखाते हैं ना। बॉलीवुड को देखो आप लोग, वो क्या लेवल की चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, और साउथ इंडिया की मूवी को देखो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अप्रिशिएट करने लायक भी बात है। और इसी के साथ में आज ही के दिन जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है हमारे देश में, उड़ीसा के अंदर में। याद रखना, उड़ीसा के अंदर में हॉकी का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। तो ये भी एक तरीके से ऐसा शानदार है इंटरनेशनल लेवल का गेम। कितनी शानदार शानदार चीज़ें होती हैं। G20 की मीटिंग हमारे देश में हो रही है। अभी ये देखो, आगे चलकर आप लोगों को यहाँ पर क्रिकेट का वर्ल्ड कप देश के अंदर आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए जो सारे फोकस किए जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसमें फुटबॉल के ऊपर बात की जा रही है। देश के अंदर फुटबॉल को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बातें कर रहे हैं, तो पूरी प्लानिंग चल रही है। तो उस प्लानिंग के बारे में समझेंगे तो आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर जान पाएंगे। ये थीम जरूर याद रखिएगा जब यूथ के बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें अगर आप लोग जान पाएंगे तो आप लोग की लाइफ में एक नई एनर्जी आप लोगों को ऐड होती हुई नजर आएगी। अगर बात करें यहाँ पर, इनका पूरा फोकस था कि इंडियन फिलोसफी जिसमें वेदांता और योगा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाए, और वहीं से ही हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है।
ये वेदांता जो फिलोसफी है उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करने वाले इंसान और देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर नेक्स्ट लेवल पर एक तरीके से फोकस किया गया और कैसे हम लोग इंसान के जो कैरेक्टर है उसकी बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का जो कैरेक्टर है ना वो असलियत में दिखाता है कि ये इंसान कितने आगे बढ़ने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को इधर उधर की चीज़ों में अस्त व्यस्त रख के बर्बाद कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया को चलाते हुए नजर आते हैं। और सेम तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खुद देखो इस लेक्चर को सुनने वाले कितने लोग हैं, मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में कि कौन कौन इस लेक्चर को सुन रहा है। मैं आप लोगों को जान पाता हूं, जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देता है तो उसका नाम मुझे पता चल जाता है। इसके अलावा सोचो कि कितने लोगों को मैं भी नहीं जान पाता हूं। तो आज की डेट में अगर कोई भी इंसान जो है वो अपनी एनर्जी को सही से यूटिलाइज करके, जिसने कभी, हो सकता है कि कहीं ऐसा इंसान हो जिसने कभी आंसर भी ना दिया हो, वो एक बार आंसर दे रहा है कि हाँ सर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि रेगुलरली यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, उनकी लाइफ में इतना इंप्रूवमेंट हो गया है, उन्होंने कभी उससे पहले लिखा ही नहीं था, उनको शर्म आती थी लिखने में। तो जिंदगी में आप लोगों के हाथ में है चीज़ों को चेंज कैसे करना है, आप लोगों की एनर्जी है कहाँ पर आप लोगों को यूटिलाइज करनी है। आप लोग खुद सोचो, कोई चीज़ अगर आप लोग एक बार ठान लो तो उसको कर लोगे, ये इस बात की गारंटी है कि आप लोग के अंदर वो चीज़ कितने अच्छे से टिकी हुई है। अगर जिंदगी में आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो एनर्जी का लेवल देखना आप लोगों का कितना हाई रहेगा। आप लोग सोचो एक मिनट के लिए, अगर छोटा सा भी डिसिप्लिन आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लो ना कि मुझे मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है, मान लीजिए 5 बजे आप लोग उठ गए, 5 से 6 बजे अपना क्या करो, उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, गुनगुना पानी पियो, एग्जैक्ट 6 बजे आप लोगों के सामने वीडियो आ जाती है। इसको देखो और दिन को स्टार्ट करो और फिर देखना कितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर आती है। एक वो है कि उठे जैसे तैसे रोते सोते, फिर उसके बाद में भागम भाग चल के जिंदगी जैसे तैसे कर रहे हैं, फिर पूरे दिन है दुखी दुखी फील कर रहे हैं। हर दिन आप लोगों को ये एक नई एनर्जी दे रही है, नई स्टार्ट करने का मौका दे रही है, और आप लोग हो कि उस एनर्जी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान आप लोग रखिए, जिंदगी में आप लोगों की जिंदगी, आप लोगों की एनर्जी आप लोगों के द्वारा ही एक सही डायरेक्शन में लेकर जानी पड़ेगी, कोई और इसको नहीं करने वाला है। और क्यों खुद सोचो तो 1 मिनट के लिए, मॉर्निंग में आप लोगों ने खुद ने बोला कि मुझे उठना है और खुद आप लोग उठ नहीं पा रहे हो। मैंने तो नहीं बोला कि आप लोगों को 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 6 बजे वीडियो देखने आ जाओ टाइम से। उसके बाद में आप लोग चीज़ों को अच्छे से लेके चलो, कम से कम 6 बजे से पहले अगर 5 बजे उठ जाते हो तो एक्सरसाइज कर लो अपना थोड़ा बहुत, जो भी अपना दिन का काम है, फ्रेश फ्रेश होना सारी चीज़ें, और एग्जैक्ट 6 बजे से दिन स्टार्ट कर लो शानदार तरीके से। तो इससे देखना अपना नेक्स्ट लेवल का, और जो वो फॉर्म है ना जो आप लोगों को मैंने दिया है उसमें देखना 6 बजे से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे 1 घंटा पहले अपना आपको तैयार करो और फिर चीज़ों को स्टार्ट करो। महाराज जो अजीत सिंह थे यहाँ पर, जो कि खेतरी के स्टेट के बेसिकली महाराज थे, इनके द्वारा यहाँ पर विवेकानंद इनको नाम दिया गया, स्वामी विवेकानंद जी जिनको हम लोग बोलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग बात करेंगे तो इनका नाम था यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनका नाम था, ठीक है। तो इनका नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। कुछ और बेसिक बातें इनके बारे में, पूरा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री के अंदर में आप लोगों का टॉपिक है, तो वहाँ से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो कि शिकागो में हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आए और इसके बारे में जिक्र न हो तो इसका मतलब वो जिक्र पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुनिया ने इनकी बात पर क्लैपिंग की थी, इसीलिए कहते हैं हम लोग वासुदेव कुटुंबकम। हमारा देश ना यार एक ऐसा दिल वाला देश है जो पूरी दुनिया को अपना एक तरीके से परिवार मानता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने में ही जीना पसंद करते हैं बस, कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको साथ में लेकर चलते हैं। मानवता के नाम पर सोचना, सोचो एक इंसान जो है अपने दिन के बारे में नहीं सोच पा रहा है कि अपने दिन को कैसे मैनेज करना है, और एक इंसान है कि पूरी मानवता के बारे में सोच रहा है। सोच का दायरा देख रहे हो, एक की सोच है चींटी जैसी और एक ही सोच हो गई है हाथी या फिर वेल मछली जैसी। तो ये दोनों इंसान दोनों वही हैं, मांस खाल हड्डी पानी हवा रोटी सब वही खा रहे हैं, पर सोच देखो, एक ने सोचा कि बस किस तरीके से मैं अपनी जिंदगी संवार लूं, एक सोच रहा है कि कैसे मैं दुनिया को संवार दूं। जब दुनिया को संवारेगा अपनी जिंदगी तो अपने आप ही संवार लेगा ना वो। तो इसका मतलब इस लेवल पर अगर आप लोग सोचोगे तो ये लेवल तो अपने आप ही इस लेवल में आ गया है, और इस लेवल के बारे में सोचने का मतलब है कि आप लोगों ने अपनी सोच जो है वो इतनी सोच से इतनी बड़ी सोच कर ली है। और इसी पे बोलते हैं हमारे जो प्यारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो आज हमारे बीच में नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, कि सोचने में कौन सा टैक्स लग रहा है, बड़ा सोच लो यार, उसमें कौन सा तुमको एक तरीके से नहीं कई दिक्कतें हो रही है बड़ा सोचने में भी, तो कम से कम बड़ा सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना। तो इसी के साथ में 4 पाथवे बताए इन्होंने कि मोक्षा की प्राप्ति करने के लिए, इसमें राजा योगा, कर्म योगा, जना योगा और भक्ति योगा, तो ये 4 तरीके के योगा इनके द्वारा दिए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भी एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, जब भी इनको जिंदगी में कोई टेंशन हुआ करती थी तो अपने आप को एक खाली कमरे में बैठाते और इनको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनके द्वारा यहाँ पर विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया।
ये इतनी प्यारी बात है जिसकी कुछ हद नहीं है। समझो यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसने यूपीएससी क्लियर करी और क्लियर करके छोड़ दी, मतलब समझ रहे हो आप लोग जिस यूपीएससी के लिए आप लोग परेशान हो। अंग्रेजों के टाइम पर जब अंग्रेज जो थे वहाँ पर उस टाइम पर ना इतनी बुरी बुरी कंडीशन रखते थे कि किसी की हिम्मत है तो क्लियर करके दिखाओ। इस इंसान ने उस टाइम पर वो क्लियर करके छोड़ दी, तो सैल्यूट है यार इनको। समझ रहे हो आप लोग, इन्होंने बोला था कि मेकर ऑफ जो मॉडर्न इंडिया। सोचो कि माइंड लेवल इनका कैसा होगा, चीज़ों को कैसे समझते होंगे। तो ऐसे इंसान के द्वारा बोलना तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी में अगर बात करें, रामकृष्ण परमहंस जो कि यहाँ पर आज के डेट में जिससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पर रामकृष्ण मिशन भी देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इनके साथ में कनेक्ट हुई। और बेलूर मठ ये इन्हीं के साथ में कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर 1902 में ये एक तरीके से जो आप लोग के सामने है, जहाँ पर इनके द्वारा आखिरी सांसें भी ली गई। तो ये कुछ इनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी आप लोगों की हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनकी सबसे बेहतरीन कोटेशन आप लोगों को कौन सी लगती है, जो कि आप लोगों के बेसिकली अंदर एनर्जी डाल देती है? ठीक है, बताइए, देखता हूँ किस किस को लग रही है। और अगर अब भी आप लोगों को सर्दी लग रही है तो यार इससे खतरनाक तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोच, मतलब देखकर भी इनको देखकर भी इंसान के अंदर ना गर्मी आ जाती है। ठीक है, तो सोचो 1 मिनट के लिए आप लोग। तो ये थी पूरी इनके बारे में बातें। और बाकी लेक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट लगता है ना, पूछ लिया करो उसको। ठीक है, शर्माना नहीं है, जिसने करे शर्म उसके फुट्टे गरम। और फीडबैक दे दिया करो जैसा भी लगता है आप लोगों को, अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ में पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना जो स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर वे में। ओके दोस्तों, ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद में आप लोगों की कभी दिमाग में खिड़की नहीं खुलती, उसमें थोड़ा सा खटखट नहीं होता दिमाग की खिड़की में? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन फुटबॉल्स हैज़ विजन 2047, यानी कि 2047। ये एक विज़न तैयार किया गया है कि 2047 में हमारे देश की फुटबॉल किस तरीके की शक्ल में होगी। आप लोगों को लगता नहीं कि ये इतना लंबा विज़न लेकर चल रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में भी कम से कम एक विज़न होना चाहिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 साल का। जिस इंसान ने ज़िंदगी में विज़न बनाया है उस इंसान ने हमेशा अपनी लाइफ को एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन पर ले जाके रखा है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी का विज़न बनाइए कि आने वाले 4 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल में, 10 साल में। एक मोटा मोटा सा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। ये विज़न अगर आप लोगों के माइंड में रहेगा तो आप लोग शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दोगे। अभी हमारे देश का विज़न है 2047 तक का। इस विज़न में हम लोग अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर उससे पहले फुटबॉल जो है वो दुनिया में, इस धरती पर सबसे ज़्यादा दर्शकों के द्वारा देखा जाने वाला गेम है फुटबॉल में। और इस गेम में सबसे ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं ये इंसान। मैंने यहाँ पर इनकी पिक्चर क्यों लगाई, ये है रोनाल्डो साहब। ये एक इस लेवल के खिलाड़ी हैं कि इन्होंने अपने आप को उस लेवल पर ले जाके रख दिया है कि एक ऐसी कंट्री जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, वहाँ पर कोई भी एक पुरुष जो है वो किसी महिला के साथ में बिना शादी के नहीं रह सकता। पर लेकिन इनकी वजह से यहाँ पर इनके द्वारा कोई भी ऐसा, इनके एक तरीके से ये ऐसे पर्सन बन गए जिन्होंने इस रूल को तोड़ा है, क्योंकि जिस लड़की के साथ में यहाँ पर ये रहते हैं उसके साथ में इन्होंने शादी नहीं कर रखी है। तो एक तरीका लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ पर ये रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जो कि आज की डेट में फुटबॉल का बादशाह है, वो किसी देश के अंदर में जाता है अपनी फुटबॉल के दम पर, यानी कि अपने करियर के दम पर, अपने गेम के दम पर, और उस कंट्री के कानून तक जो है उसको एक तरीके से चेतावनी देता है कि हाँ मैं आऊँगा तो कानून जो है वो बदल जाएंगे। तो ये होता है लेवल। वैसे अगर देखा जाए तो मेसी की शानदार परफॉर्मेंस रही फुटबॉल के टाइम पर, जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो मेसी साहब जो हैं अपनी टीम को जिता कर ले गए और इनकी टीम थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने शानदार परफॉर्मेंस दी यहाँ पर और फ्रांस को हराकर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें गेम खेल के दम पर, अगर आप लोग बात करेंगे तो रोनाल्डो साहब ने जो अभी रिसेंटली डील की है सऊदी अरेबिया के साथ में, वो इतनी बड़ी डील है जिसमें 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इनको मिल रहे हैं। यानी कि 2 यूनिकॉर्न बन जाएंगे इतने पैसे में जितनी इनके द्वारा फीस ली गई है अपने गेम के दम पर। तो जिंदगी में ना यार, अगर कुछ भी, अगर आप लोग अपने फील्ड में इस लेवल पर अगर आप लोग पहुंच जा रहे हैं कि आप लोगों के सामने कोई टिकने वाला ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात पैसे की नहीं है यहाँ पर, बात है इस इंसान के बेसिकली वेट की। ये अकेला इंसान जो है इसके दम पर सऊदी अरेबिया सोच रही है कि अपने देश में फुटबॉल को ये रिवाइव कर डालेंगे। तो इतना ट्रस्ट है यहाँ पर इनके ऊपर, यहाँ पर सऊदी अरेबिया को। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने गेम को जो है सुधारा है और किस लेवल पर जाकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गेम को रखा है।
देखो जिंदगी में ना छोटे छोटे अगर काम करोगे ना आप लोग, तो आप लोग की छोटी छोटी ही चीजें आप लोग की अचीवमेंट होगी। पर लेकिन अगर कुछ ऐसा काम करोगे, इनके द्वारा जो किक्स मारी जाती हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा खासकर मैच के ड्यूरेशन में, जिस लेवल पर ये जंप करते हैं मैच के टाइम पर, आप लोगों ने इनकी स्पीड देखी होगी मैच के टाइम पर, तो इन्होंने अपने आप को उस लेवल पर ले जाके रखा है कि देखिए खेल तो सब लेते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि इस लेवल पर खेलना ये नेक्स्ट लेवल की बात होती है। प्रिपरेशन सब कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, रेगुलर अपने आप को इतने टाइम में डेली पढ़ना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली टाइम पर उठना है, डिसिप्लिन में अपने आप को रखना, ये सबके बस की बात नहीं है। और डिसिप्लिन एक गेम से ज़्यादा किसके बारे में बात की जाए, जितना शानदार डिसिप्लिन यहाँ पर रहता है। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से निकल कर आती है। तो हमारा देश भी आने वाले टाइम में चाह रहा है कि इस लिस्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिले। हालांकि ये जो लिस्ट है ये 20 की है, देश जो 20 देश हैं यहाँ पर हमारा अभी इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि वर्ल्ड में हम लोग 20 पर पहुंचे। अभी हमारे जो टारगेट है कि अमंग जो एशिया में चौथे नंबर पर कम से कम हम लोग फुटबॉल की कैटेगरी में आए। यहां पर अगर बात करें एशिया में, ओनली जापान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो इसमें एशिया में से इकलौता देश यहां पर इस पोजीशन पर बैठा है। मैक्सिमम सारे के सारे जो देश हैं आप लोगों को यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के देखने को मिलेंगे, जिसमें यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो देश आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर इन देश की है। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम भी उस टाइम पर जब देश की 100वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज़ादी की, तो उस टाइम पर हमारे देश में फुटबॉल जो होना चाहिए, एक पावर हाउस होना चाहिए फुटबॉल गेम। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लान इनके द्वारा तैयार किया गया है 2047 का, और इसमें इनके द्वारा बोला है कि टॉप 3 जो फुटबॉल लीग होंगी, मैन और वुमेन, अच्छी बात मुझे लगी यहां पर, ये इसमें लेकर चलेंगे अपनी मैन और वुमेन को। इसी के साथ में यहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे देश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैन और वुमेन से रिलेटेड, सॉरी स्टारडम, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल और मैन और वुमेन दोनों से रिलेटेड। और स्टेडियम भी यहां पर रहेंगे दो, यहां पर फीफा जो कि फीफा के लेवल के रहेंगे, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप यहां पर कंडक्ट कराने लगे तो दिक्कत ना रहे 2026 तक का। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रजिस्ट्रेशन ये सोच रहे हैं प्लेयर करेंगे 2026 तक का। कोने कोने में जैसे क्रिकेट है ना, हर गली के, हर नुक्कड़ के, हर चौराहे पे इंसान क्रिकेट खेलता मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हर एक इंसान जो है आज के डेट में सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर जैसे, रोनाल्डो जैसे इंसान जो है अब यहाँ पर चाहिएंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी चीज़ों को सही से लेकर चल सकें। रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए अगर बात करें, बिना पैसे की चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर गेम में, तो लोग जो है अपने आप आएंगे यहाँ पर। आज की डेट में देखो आप लोग, कबड्डी के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, और कबड्डी के प्लेयर को आज के डेट में हम लोगों ने आंखों पर बैठा रखा है। कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस देखो आप लोग, तो हमारी कंट्री में एक रूट है कबड्डी अगर बात करें, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है देश के अंदर, तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक बात है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आप लोग कौन सा ऐसा गेम है जो आप लोग खेलना पसंद करोगे, हाँ यार ये गेम खेला जाए तो मज़ा आ जाए, आप लोग आउटडोर की बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना सर लूडो, ठीक है। लूडो मत बोला करो यार, ठीक है टाइम पास करने के लिए, पर लेकिन मत बोला करो उसको, ठीक है। मतलब क्या ही बोल दो उस गेम के बारे में। कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा यहाँ पर फुटबॉल के बारे में। हमारी देश में प्रेजेंट टाइम पर फुटबॉल जो है वो एक डेवलपिंग स्टेज पर है, यानी कि हम लोग अभी जैसे ऐसे हैं जैसे कि बच्चा जो है वो माँ की कोख से निकला है फुटबॉल के फील्ड में, पर ऐसा भी नहीं है, ये बोलना भी यहाँ पर गलत होगा। कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं हमारे देश में फुटबॉल के फील्ड में। किसी एक प्लेयर का नाम लिखो आप लोग, देखता हूँ कितनों को पता है। क्रिकेट का तो लिख दोगे, फुटबॉल का लिखो। चलो, हमारा देश दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है। और अगर ऊपर वाले का एक तरीके से गनीमत रही तो जल्दी ही हम लोग चाइना को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आगे अगर बात करें, यहाँ पर फुटबॉल जो है वो इतना पॉपुलर हमारे देश में नहीं है जितना पॉपुलर क्रिकेट है। तो अगर हम लोग इस पैटर्न में लेकर चलेंगे, फुटबॉल को भी जैसे क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं, तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देखने को मिलेगी और गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। इसी के चलते सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि प्रॉपर फुटबॉल का ग्राउंड होना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा गेम है जिसके लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज चाहिए, खासकर फुटबॉल ग्राउंड और ये सारी चीज़ें, और एक यूथ जो है उसके अंदर में यहाँ पर एक एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि इतना एनर्जी का गेम है जिसकी कुछ हद नहीं है, फुल दौड़ना पड़ता है भाई साहब दबाकर, ठीक है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पर, इसके लिए हम लोग जो पोटेंशियल है, जी हाँ, हमारे देश में 140 से करोड़ के करीब आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। क्या इसमें से कुछ फुटबॉल के प्लेयर हम लोग निकाल कर नहीं ला सकते? भाई साहब फुटबॉल की टीमें खड़ी कर दें, पर लेकिन उसके लिए इंसान को अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, और फीफा के लेवल पर हम लोग चीज़ें अगर सोचेंगे तो आप लोग आसानी से ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए लेकर नजर आएंगे, ठीक है।
इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हाई लेवल पर सोचेंगे तो लो लेवल तो आप लोगों का हमेशा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं जैसे अर्णव थे, एसएलवी फैमिली मेंबर, उनकी जो एक तरीके से रैंक थी यूपीएससी में वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई, पर लेकिन स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोग देखो तो वो 16th रैंक जो है वो 16th रैंक एसडीएम बन गए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा, तो छोटी चीज़ें तो अपने आप हमारी जो है झोली में आकर गिर जाएगी, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है देश के अंदर में कि हम लोगों ने कम से कम स्ट्रेटजी तो बनाई, यानी कि एक तरीके से वो नहीं है डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि जो गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कम से कम हम लोगों ने प्लान तो बनाया, सोचा तो सही इसके बारे में, आधे लोग सोच भी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये, तो ये जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी लीग जो है वो हम लोग को लोकल लेवल पर कंडक्ट करानी पड़ेंगी, और उन लीग से फिर हम लोग को प्लेयर चूज करने पड़ेंगे, और उन प्लेयर को फिर नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट देनी पड़ेगी, उनको हम लोग को स्टेट से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को ले जाना पड़ेगा, और ऐसी उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर होगा। यानी कि ग्रास रूट लेवल से निकाल कर लेकर आओ, बिल्कुल स्कूल में कंडक्ट कराओ ना, स्कूल लेवल को कंपटीशन हो गया, स्कूल में जो जीत कराए उनको स्टेट पर लेकर आओ, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, इसके बाद में फिर नेशनल लेकर आओ, फिर इंटरनेशनल लेकर जाओ, तो यहां से बिल्कुल प्योर क्रीम निकल कर आएगी, जिसको हम लोग शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्लान जो है वो सरकार बना रही है, और इसके ऊपर यहां पर काम करना जो है वो स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर प्लान आ गया आप लोगों के सामने। तो ये सारी बातें जो बोली हैं वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाती है। फीफा जो है इसके बारे में तो कुछ बातें जरूर याद रखेगा, ये अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है, कतर में हुआ है, नेक्स्ट वाला कहां पर होगा ये बताइए, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, वरना जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फिर भी आप लोग छोटा सा ना अपने दिमाग पर जोर डाला करो, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ना, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग लिख दिया करो, फिर देखना कितने शानदार तरीके से आप लोग जो है चीज़ों को याद भी रख पाओगे। देखो चीज़ें ना लिखने से बहुत याद रहती हैं, अगर आप लोग ढंग से चीज़ें अगर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा चीज़ों को लिखते रहो, लिखने से आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से स्टेबिलिटी आती है चीज़ों को लेकर। वो नहीं कहते कि इंसान लिखता है तो याद रह जाती हैं चीज़ें बहुत सारी, तो इसलिए बोल रहा था, ठीक है। यह है हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड में फीफा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1904 में बनाया गया, हेडक्वार्टर जूरिक आप लोगों को देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। कैसे फुटबॉल को बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, ये सारे इसके कारनामे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल पर यहां पर चीजों को लेकर चला जाता है। 6 रीजनल कॉन्फेडरेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि एफिलिएशन है फुटबॉल से। एशिया यानी कि जो हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला, इसी के साथ में यहाँ पर 56 मेंबर की अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर अमेरिका और कैरेबियन एरिया के लिए है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर साउथ अमेरिका के 10 मेंबर, यहाँ पर ओशियाना ग्रुप के लिए जिसमें न्यूजीलैंड आ गया 14 मेंबर, इसी के साथ में यूरोप के अंदर 55 मेंबर। तो अलग अलग लेवल की रीजनल जो बॉडी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फीफा देख लिया, रीजनल लेवल की कौन सी है, और हमारी क्या है यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये हमारे देश में फुटबॉल को मैनेज करती है। बनाए तो काफी पुराना हो गया, पर लेकिन अगर बात करें उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है जिस लेवल पर होना चाहिए था, ठीक है। सोच सकते हो आप लोग, हम लोग यहाँ पर अभी 2023 में आकर हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतनी पुरानी बॉडी है कि देश आज़ाद होने से भी 10 साल पहले यहाँ पर ये बन गई थी, पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका एफिलिएशन फीफा के साथ में हुआ 1948 में, आज़ादी के बाद में, और एक तरीके से ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो कि 1954 में बनाएगी, उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है। तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये कि रूट है हमारे देश में, बस ये कि हम लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो बस उसी का वेट है, जिस दिन होगी चीजें तो रिजल्ट भी आएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद में फिर दोनों के आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहली बात की जा रही है फीफा के बारे में, बोला जा रहा है कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल इन द वर्ल्ड, फाउंड किया गया था 1904 में। हेडक्वार्टर आप लोगों को जूरिक फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ या फिर नन। कुछ खटका दिमाग, कहाँ गलती कर दी चलिए अटेम्प्ट करिए। दूसरा यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, ये इंडिया के अंदर में यहाँ पर जो फुटबॉल के एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। ये AIFF जो यहाँ पर इसका एक तरीके से ये फाउंड किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, ये बताया गया। और AIF जो है यहाँ पर ये इस्टेब्लिश करने में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, तो ये में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। आया समझ में? पहले का आंसर क्या है, बोला मैंने अभी जूरिक स्विट्जरलैंड, ना कि फ्रांस, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट पूछा गया ए हो गया, और इनकरेक्ट पूछ लेते तो बी हो जाता। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यानचंद बनकर एग्जाम में, वरना बने एक तरीके से वांदे लग जाने हैं, ठीक है।
इसी के साथ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश में फुटबॉल को बढ़ाएगी, और सारी की सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई है। इनकरेक्ट पूछ लेते तो फिर दिक्कत होती, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता। ठीक है, तो कैसे जीना है जिंदगी, तो दोनों प्लेयर आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर। ऐसी जिंदगी जीनी है कि लोगों की कंट्री के रूल चेंज हो जाएं, या फिर ऐसी जिंदगी जीनी है कि दुनिया के रूलों में बस फंसे रह जाएं। ठीक है, ये आप लोगों ने कॉल लेनी है। ओके, और शानदार परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, माइंड ब्लोइंग लेवल की यार। तो गेम के अंदर जो भी काम करो ना, उसके अंदर अपना आपको झोंक दो, और फिर उसके बाद में रिजल्ट देखो कैसा निकल कर आता है। उसमें रिजल्ट अच्छा ही अच्छा आएगा हमेशा। भले ही तुम मैच ना जीतो, दिल जीत कर जाओगे और लाइफ में अपनी हमेशा सक्सेस कहलाओगे। अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% लगा दो, बस रिजल्ट की चिंता मत करो, फिर रिजल्ट अच्छा ही आएगा अगर दिल से आप लोगों ने 100% दिया है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, एक ऐसी बीमारी जो कि इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं एल्जाइमर। तो एल्जाइमर बीमारी की अभी एक दवाई खोजी गई है, जिसके नाम पर बोला जा रहा है कि इस बीमारी को ये कहीं ना कहीं ठीक करती नजर आएगी। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया। तो लेकेनमाइड करके यहाँ पर एक दवाई बनाई गई है, जिसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर जीएस पेपर 2 में यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एल्जाइमर जो है नॉर्मली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान की जो मेमोरी लॉस होने लगता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अर्ली स्टेज में इसका पता चल जाए तो इसका सोल्यूशन कई बार निकाल लिया जाता है, खासकर दवाइयों की हेल्प से। तो इम्प्रूव किया जा सकता है मेमोरी को, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमारा जो एक तरीके से एक बीमारी के नाम है, आप लोगों ने सुना होगा डिमेंशिया। तो डिमेंशिया के एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइप आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से एक डिस्कस भी किया था डे यहाँ पर, कि वर्ल्ड एल्जाइमर डे के बारे में। तो नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर, तो ये थीम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी। तो अवेयरनेस फैलाने के बारे में यहाँ पर बात की थी, और 2012 में यहाँ पर एक मंथ भी यहाँ पर इसको दे दिया गया कि यार इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर अगर बात करें, खासकर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ज़िंदगी में लाइफ बढ़ती है, ऐसे बहुत सारी बीमारी होने लगती है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, उच्च रक्तचाप आप लोग देखते हैं, बीमारी मोबेसिटी मोटापा देखते हैं। ठीक है, ये सारी बीमारी के साथ साथ में यहाँ पर एल्जाइमर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि एज के साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, 60 से ऊपर जाने लगती है, तो हमारे देश में अगर मैं आप लोगों को डेटा बताऊँ एक सेकेंड डेटा बताऊँ एक मिनट रुकना। टोटल मिलाकर आप लोगों को 5.3 मिलियन लोग जो हैं अपने देश में आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 60 से एज है ऊपर उनकी, और वो डिमेंशिया से यहाँ पर किसी न किसी तरीके से ग्रसित हैं। ठीक है, और बात की जा रही है जो सबसे खतरनाक है, जो मुझे पढ़कर भी मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, जो अभी 5.3 मिलियन है, ये आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 2050 तक ये 14 मिलियन होने वाले हैं। यानी कि जो 5 हैं वो लगभग 14, यानी कि लगभग 3 गुना आप लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में 2050 तक का। क्योंकि लोग टेंशन ही इतनी ले रहे हैं आज के डेट में, जिंदगी में लोगों को इरिटेशन इतनी हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक इंसान की जिंदगी में है। तो उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, डकार आ रही है, ठीक है बीच बीच में। तो यहाँ पर तो डिमेंशिया जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि इसकी जो डिस्कवरी की गई थी यहाँ पर, उनका नाम है डॉक्टर एलियोस एल्जाइमर, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर बीमारी का नाम पड़ गया। पर लेकिन इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई बीमारी है। बोलते हैं हाँ ठीक है, जिंदगी में एज बढ़ रही है तो ये चीज़ देखने को मिलती है। पर इंडिया के अंदर आज की डेट में बात की जा रही है कि हर 10 में से एक इंसान देखने को मिल जाएगा जिसकी एज बढ़ रही है, कि उसको कहीं ना कहीं ये बीमारी देखने को मिलती है। और वर्ल्ड एल्जाइमर रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी उसमें भी ये डेटा सामने निकल कर आया था। तो ऐसी सिचुएशन आज के डेट में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें, कोई करंटली इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों का लाइफ स्टाइल ही इसका इलाज है। यानी कि कैसी जिंदगी आप लोग जी रहे हैं वही इसका इलाज है, इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोला जाए तो। सिम्टम्स कंफ्यूजन रहता है, टाइम और लोकेशन क्या है समझ में नहीं आता है, डिफिकल्ट होती है फैमिलियर जो टास्क को करने में भी। अगर 1+1+1 पूछा जाए कितना होगा नहीं बता पाएगा। मेमोरी लॉस
सामान को रखकर काफी लार्ज स्केल में भूल जाएगा, ठीक है। जजमेंटल स्किल जो है वो काफी बेकार होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक तरीके से वर्ड को भूल गया बोलते बोलते। वैसे तो वर्ड तो मैं ही भूल जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अल्जाइमर की बीमारी है, तो उसको वैसे भी मत देख लेना कि यार हम तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, हम भी कहीं अल्जाइमर की बीमार तो नहीं है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो रिविजन की बीमारी है, अल्जाइमर के साथ में कनेक्ट मत कर देना। घर वालों को बोलो कि हमको अल्जाइमर हो गया इसलिए हम पढ़ाओ भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो हरकतें नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जरूरी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, वरना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इनडायरेक्ट वे में हमारा जो न्यूरल कनेक्शन है, हमारा जो माइंड का कनेक्शन है हमारी बॉडी के साथ में, वो कहीं ना कहीं टूटने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि इसकी कोई इलाज नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग अपना मैनेज करते हैं, अपने बिहेवियर को ढंग से, आप लोग टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक सही सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल अपना जीते हैं, जैसे मैं बैलेंस डाइट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, ऐसे ही बैलेंस लाइफ भी आप लोग जीते हैं। यानी कि आप लोग एटलीस्ट 6 घंटे अगर आप लोग सोइए, ठीक है। और सबसे शानदार जो सोने का टाइम है वो नॉर्मली माना जाता है कि लगभग अगर आप लोग बोला जाए तो 9 से लेके 3 या 4 बजे तक, मतलब एक मैं टाइम फ्रेम देता हूं, चलिए आप लोग उसको मैनेज कर लेना। 9 से 10 बजे के बीच में सो जाओ और 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाओ। ये इसके बीच में 9 से लेके 4 बजे के बीच में अगर सोने का टाइम आप लोग रख लो तो ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है सोने के लिए। नॉर्मली इंसान को इस पृथ्वी पर जो प्राणी रहते हैं उसके हिसाब से अगर देखकर चला जाए तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यानी कि 9 से लेके 4 बजे तक भी अगर आप लोग सोते हैं, 7 घंटे की भी अगर आप लोग नींद ले लेते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाकी का जो टाइम बच गया उसको इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो ये मैं बोलना चाहूंगा हेल्दी नींद और इसी के साथ में एक्सरसाइज। और बाहर का खाना तो छोड़ दो यार, बाहर का खाना आप लोगों को इतने लार्ज स्केल पर बर्बाद करता है जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी अगर आप लोग रिसेंटली अगर देखोगे तो कई सारे लोग जो है, खासकर केरला में एक लड़की की डेथ हुई थी, ठीक है। कोई पता नहीं कुछ खा रही थी, शायद एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है अल्जाइमर हो गया। ये रिकॉल नहीं करवाने का मतलब है कि नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, शायद केरला में था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं इसको गलत तरीके से मत लेना, ओके। तो इस तरीके से देखो तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि सिचुएशन जो है काफी ज्यादा खराब होती है, आप लोगों को नजर आती है। तो इसमें सीधा सीधा क्या है, आप लोगों को बाहर का खाना नहीं खाना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं। ये चीज थोड़ी ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो आप लोग। यहाँ पर बात की जा रही है डिमेंशिया इन इंडिया रिपोर्ट 2020 एस्टिमेट करती है कि 5.3 मिलियन जो लोग हैं ओवर एज 60 हमारी कंट्री में डेमेंशिया के साथ में रह रहे हैं, उनको डेमेंशिया देखने को मिलेगी काफी ज्यादा, ठीक है। दूसरा बोला गया कि हर 10 में से एक जो लोग हैं विद डेमेंशिया, ठीक है, रिसीव, बोला गया कि रिसीव एनी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ केयर ऑफ द डिजीज अकॉर्डिंग टू द, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 10 में से एक इंसान ही ऐसा है जिसको यहाँ पर बीमारी का इलाज मिल पाता है। तो सौभाग्यवती, मतलब सौभाग्यवती नहीं, एक तरह सौभाग्यशाली वती आ रहा है, ठीक है, सौभाग्यशाली है वो इंसान जो ऐसे परिवार में रहता है जिसको कोई बीमारी है, उसका इलाज करवाने वाला कोई है, वरना बहुतों को इलाज ही नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन है, आप लोग थोड़ा समझो, तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। खाना बाहर अगर कुछ खाना है तो कोशिश करो फल फ्रूट्स खा लो, फल चाट खा लो, ठीक है। अगर कुछ खाना ही है खट्टा, अगर कुछ खाने का वैसा मन हो रहा है ना कि कुछ नमकीन खाने का मन हो रहा है, तो अगर आप लोग एक चीज़ देखो, जब भल्ला पापड़ी नहीं आता है उसमें, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को तला भुना काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं पकोड़े वकोड़े जो वो सारी चीज़ें तो थोड़ी टाइट हो जाती हैं। जो थोड़ा सा भी उसमें लग रहा है नमकीन खाने का मन हो रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें आप लोग देखो जो शरीर के लिए थोड़ी सी हेल्दी हो। यार आप लोगों का शरीर है, क्या भरोगे उसके अंदर उल्टी सीधी चीज़ें, वो आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ रखो थोड़ी सी लाइफ में, जितना अच्छा खाना रखोगे, प्रोडक्टिव खाना रखोगे, उतना ही लाइफ स्टाइल आप लोगों को प्रोडक्टिव होगा और उतनी ही हेल्दी रहोगे, उतनी ही बीमारी कम होगी। और ये बेसिकली कहने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करने वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो करो इनको इंप्लीमेंट और फिर देखो कितना अच्छा लगता है, ओके। और खासकर अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हालांकि पेरेंट जो है वो खासकर बच्चों की कई बार मानते नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है बच्चा है पता नहीं बोलता रहता है ऐसे ही, पर लेकिन पेरेंट्स अगर बच्चे आपस में मिल जाए तो एक तालमेल अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो उनका भी ध्यान रखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों ये कमेंट ले रहा हूँ मैं बीच में, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है। आप लोगों ने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, ना खाए तो पछताए। ये रियलिटी है। जब तक आप लोगों को लगता है ना कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, जिसके पास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है वो एक तरीके से अलग लेवल पर अपनी चीज़ों को लेकर चल रहा है, जिसके पास में नहीं है वो अलग लेवल पर लेकर चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या रहती है यहाँ पर कि आप लोगों का रिलेशन कैसा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके पास में है वो खुश नहीं है तो उनको लग रहा है सिंगल अच्छे थे, जिसके पास में नहीं है वो इसलिए दुखी है कि यार काश हमारे पास में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती। शादी वालों को लगता है कि शादी करने के बाद में पता नहीं कौन सी खुशी मिलेगी, जिसकी हो रखी है उसको लगता है कि काश शादी ना होती। ये कब होता है? जब आप लोगों के साथ में गलत इंसान आकर चिपक जाता है।
यहाँ पर देखिए इनके द्वारा पब्लिकली ये बात शेयर की गई और कई सारे कमेंट इनके द्वारा शेयर किए गए। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सर मेरे गले की हड्डी बन चुका है मेरा हस्बैंड, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। स्ट्रेस आज की डेट में नेक्स्ट लेवल का रहता है, जहाँ खुशी होनी चाहिए वहाँ गुस्सा रहता है और स्ट्रेस रहता है। और ये बोल रही हैं कि एक टाइम ऐसा था कि मैं उम्मीद थी लोगों की कि ये लड़की कुछ करेगी, आज की डेट में मुझे खुद एक तरीके से उम्मीद की, आज की डेट में मुझे खुद से भी उम्मीद नहीं रह गई है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये? तो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना है ना, उसको सोच समझ कर लेना है, खासकर ऐसा जब किसी के साथ में आप लोग रिलेशनशिप में जाए या फिर शादी की बात करें। और शादी में खासकर जब भी मैं बात करूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब तक आप लोग अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं तब तक मुझे नहीं लगता है कि शादी जैसे डिसीजन में आप लोगों को जाना भी चाहिए। क्योंकि उस टाइम से ये इससे ज़्यादा बेकार चीज़ तब होती है कि शादी हो गई और फिर आप लोग डाइवोर्स करते घूम रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर गलत चीज़ें रह जाती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर गलत तरीके से किसी रिलेशनशिप में आप लोग चले गए हो उसी को कंटिन्यू रखना है और डेली मर मर कर जी रहे हो, तो वो भी गलत बात है। तो ये हालांकि आप लोगों का ये एक म्यूचुअल डिसीजन होगा, पर लेकिन ज़िंदगी में ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ज़िंदगी एक ही मिली है, इसको सड़ा कर नहीं जीना है, वरना ज़िंदगी में रोज़ एक बार मरोगे। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे लेकर चलना है। पर लेकिन ये याद रखना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों को खोजना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो और उसमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। वो आशा की किरण जो है वो आप खुद से ही अपने आप के लिए जनरेट करोगे, कहीं ना कहीं उस पर फॉलो करके चलो। हर चीज़ का सोल्यूशन है यार, आप लोग अगर देखोगे ढंग से तो हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और आंसर जो है बड़े शानदार दिए गए यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी मॉर्निंग में उठकर अपना देखो, अपना काम निपटा सकते हो कुछ और एग्जैक्ट यहाँ पर आ सकते हो, एक एक्सरसाइज, अपना वाटर, पानी, सारी चीज़ें। तो अपना दिन स्टार्ट करो अच्छे से शांति के साथ में, और फिर एटलीस्ट आप लोग जब उठो तो फिर अपना एक एनर्जी के साथ में इस लेक्चर के साथ में हो। बहुत ही प्यारे आंसर दिए गए इनके द्वारा, देखना कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और कोशिश करना यार ज़िंदगी में ना, देखो सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जैसा डिसीजन लोगे ना वैसी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग अपने करियर का डिसीजन लोगे तो करियर अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप में घुसोगे तो वहाँ पर आप लोगों के हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं, पर लेकिन एक तरीके से अलग पैटर्न में चीज़ें चलेंगी। पर लेकिन हर सब एक जैसे खुशनसीब नहीं होते, सबको अच्छा इंसान मिल जाए, ये बात ध्यान रखना। सबके अपने अपने तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, तो आप लोग कितना उसमें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है वो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा दिल को दुख करने वाला है, जो काफ़ी ऐसी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो आप लोग थोड़ा सा सुनकर सहम भी सकते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। बात करेंगे यहाँ पर जोशी मठ के बारे में, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में आप लोगों का टॉपिक कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोचो कि रात को आप लोग सो रहे हो और पता चला कि आप लोगों की जो चारपाई है, एक पैर इधर है एक पैर इधर है उसका, और बस जरा सी कसर रह गई, वरना इंसान जो है वो धरती में समा जाता। तो कैसी कंडीशन देखने में लगेगी। उस घर की बात कर रहा हूं मैं, जिस घर को आप लोगों ने बचपन से देखा है, बचपन से रहे, आप लोगों के पेरेंट्स ने पूरी शिद्दत लगाकर उस घर को बनाया, और रातों ही रात जो है उस घर में दरारें पड़ गई हैं, वो घर जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और ऐसा आपके घर के साथ में नहीं हो रहा है, जो भी घर है उस एरिया में सबके साथ में यहाँ पर ऐसा कुछ आप लोगों को नज़ारा देखने को मिला। यानी कि बुरी कंडीशन हो गई लोगों की। आज की डेट में अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर में बहुत दयनीय सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। आखिर ये क्या है, ये नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैनमेड डिजास्टर है? तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आता है। आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करूँगा। पर उससे पहले आप लोगों को चीज़ें समझनी होगी कि कुछ भी हवा में एकदम नहीं होता है, उसके पीछे पूरी एक ऐसी घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी हिस्ट्री जब आप लोग उठाकर देखोगे तो किसी न किसी महान इंसान ने बताया होगा कि ऐसी हरकतें मत करना वरना वक्त बदल जाएगा और जज्बात बदल जाएंगे। तो लगभग 43 ईयर पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसने चेतावनी दी थी, और ऐसी एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती रही हैं कि हम लोग को मैन मेड जो एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा हम लोगों को ढांचा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जो ये हिमालय है ना, जो हम लोग देखते हैं हिमालयन रीजन, ये एक ऐसा हिमालयन रीजन है जहां पर अभी नई नई ताजी ताजी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। यानी कि ये जो पर्वतमाला है हिमालय वाली, ये नई नई ताजी ताजी पर्वतमाला बनी है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ये अभी भी अपने आप को फॉर्मेशन में किए हुए है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर नजर आएगी। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ पर आकर ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। इसको देखिए आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसी हुआ करती थी यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो सिमटना स्टार्ट हुई, फिर इसके बाद में चीज़ें जो अलग अलग निकलना स्टार्ट हुई। यहाँ पर ये अपना देश है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए,
ये यहाँ से निकल कर आएगा, फिर आगे चलकर ये सारी जो थ्योरी है ना, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यहाँ पर आकर जुड़ गया। जैसे यहाँ पर आकर जुड़ा तो यहाँ से एक पर्वत निकल कर आता है जिसको बोलते हैं टेथिस सी। उसी टेथिस सी से निकलकर यहाँ पर एक पर्वत निकल कर आया और उसी पर्वत को हम लोग बोलते हैं हिमालयन रीजन। तो जो थ्योरी आप लोगों को दिख रही है ना यहाँ पर, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है यहाँ पर, जिसमें जो प्लेट है वो आज के दिन में खिसक रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है और ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी ही सिचुएशन आप लोगों को इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर देखने को मिली, जो ये है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के पास में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। सारे पता है आप लोगों को, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ में त्रासदी आप लोगों ने देखी थी, और बद्रीनाथ। तो इस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप लोग देखोगे तो इसके जस्ट पास में है यहाँ पर जो ये त्रासदी यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझिए कि लोगों की श्रद्धा है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, और उस श्रद्धा में यहाँ पर अभी इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि लोग जो है उनको वहां से अपने घर छोड़कर जाना पड़ गया, और सरकार ने उनको कहीं और ले जाकर रखा, कैंप वगैरह, टेम्परेरी हाउस बनाकर, और 4,000 रुपये उनको देने की बात की गई हर परिवार को, ताकि उनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल बनी रहे। ये जो सारी चीजें हैं, इसके पीछे जब लोग जो हैं, लोगों के घर बार जब छूट जाते हैं, सड़कों पर उनका सामान आ जाता है, तो उस टाइम पर सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि कैसे चीजों को लेकर चला जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोचो यहाँ पर एक तरीके से, जब भी मैं कुछ चीजें पढ़ाता हूँ ना जब आप लोगों को, एक बार उसके बारे में सोचा करो आप लोग रुककर कि कैसे, जैसे कि मैं जब कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ कि यार ऐसा अगर मैं भी यहाँ पर होता या मेरे साथ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होती तो कितनी बुरी कंडीशन होती। तो उससे ना आप लोग चीज़ों की ग्रेविटी को समझ पाओगे। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में किसी एक कैरेक्टर को पकड़ लो और उसकी जगह अपना आपको बैठा दो, उसके बाद में देखना आप लोग की हिस्ट्री को पढ़ने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डबल हो जाएगी। जैसे नहीं मूवी में आप लोग अपने आप को सोच लेते हो कि हाँ RR मूवी देख रहे हैं यार, मैं तो ये वाला कैरेक्टर होता, ठीक है, मैं ये वाला कैरेक्टर होता, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो फिर आप लोग उसके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार तो कई दिनों तक मूवी निकलती नहीं है दिमाग में से, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पर तो रट्टी नहीं है, आप लोगों ने वो याद करने की कोशिश भी नहीं की है, फिर भी याद है आप लोगों को, या पेन कॉपी लेकर बैठे थे, नोट्स बनाए थे मूवी से। अभी भी पूछ लो किसी डायलॉग के बारे में, तुरंत आप लोग उसका जिक्र कर दोगे या फिर माइंड में रिकॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये है जब आप लोग जाकर बैठते हो ना 2 से 2.5 घंटे मूवी थिएटर के अंदर में, तो आप लोगों का माइंड जो है वो 100% उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में रहता है, 1% भी इधर उधर नहीं रहता है। जब 100% किसी चीज़ के अंदर आप लोग इस तरीके से डालोगे, वर्चुअल दुनिया में ले जाते हैं आप लोगों को वो जरा सी देर के लिए। बाहर की दुनिया में कुछ पता नहीं है, कहाँ बम फूट रहे हैं, कहाँ पे कोई चोरी हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या एक तरीके से रोना चल रहा है ज़िंदगी में, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। बस उस टाइम पर आप लोग उस दुनिया से कट जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली इसी लेवल की अगर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ाई में लगा दी। स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा ही कॉन्सेंट्रेशन था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ को उस तरीके से लेकर चलना है। तो यहाँ पर सोचा करो उस चीज़ के बारे में। तो अभी यहाँ पर जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ये बद्रीनाथ के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर पर्टिकुलर एक हेमकुंड साहिब, ये पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि यहाँ पर जोशीमठ वाला जो लैंडस्लाइड वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लोकल पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई, बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। यार घर डूब रहा है तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। कई सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आप लोग उस रीजन से आते हैं तो आप लोग बताना कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है। ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया, ये उत्तराखंड के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया से जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, जो कि नेशनल हाईवे 7 जो कि यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। ये काफ़ी टूरिस्ट, एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। आप लोग खुद सोचिए, जब किसी चीज़ को हम लोग टूरिस्ट यानी कि पर्यटन के हिसाब से डेवलप करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग को डेवलप करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग को खाने पीने के लिए दुकानें, होटल वगैरह, वहाँ पर गाड़ी आने जाने के लिए रोड वगैरह बनाई जाती हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बढ़े। आज की डेट में आप लोग बात करें, बद्रीनाथ हो गया, ओली हो गया, वैली ऑफ फ्लोर हो गया, हेमकुंड साहिब, ये सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग रिलीजियस और टूरिस्ट पर्पज से डेवलप करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और ये वो रीजन भी है जो कि हमारी कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर पड़ोस में चाइना है, तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रीजन हो जाता है। तो दोनों ही तरीके से है। और सबसे खतरनाक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रीजन है, जब आप लोग जाकर चेक करोगे, भूकंप जब आते हैं ना तो सिस्मिक जोन नापे जाते हैं, तो 5वें जोन में है, यानी कि जरा सी चीज़ भी यहाँ पर जो है वो चीज़ों को ध्वस्त कर सकती है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग याद रखिएगा।
एक छोटी सी बात जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, जैसे कि देव प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग और ये विष्णु प्रयाग। तो टोटल 5 प्रयाग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी में से यहाँ पर ये सारे प्रयाग मिलकर आगे चलकर गंगा रिवर निकाल कर लेकर आते हैं। और यहाँ पर आगे चलकर जो यमुनोत्री से निकलती है गंगा, वो आगे यमुनोत्री से निकल के चलती है यमुना, आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। किस लोकेशन पर जाकर मिलती है बताइए जरा, ये आप लोगों को पता होगा। अगर बात करें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे धौली गंगा हो गई, ठीक है, यहाँ पर आकर मिलती है अलकनंदा के साथ में, तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नंद प्रयाग, जिसमें यहाँ पर नंदाकिनी मिल गई, और पिंडारी रिवर मिल गई तो कर्ण प्रयाग बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं नंदाकिनी, दूसरी साइड में मंदाकिनी जो केदारनाथ से चलती है, ये रुद्र प्रयाग बना देती है। भागीरथी जब मिलती है यहाँ पर तो ये देव प्रयाग बन जाता है, और इसी को आगे चलकर हम लोग गंगा रिवर बोल देते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बेसिक है, कंफ्यूजन आप लोग यहां पर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने बताया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि द्वारिका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, यहाँ पर जोशीमठ जो है यहाँ पर बद्रीनाथ के पास में, इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है बेसिकली, जैसे आप लोग उन पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये श्रिंक आखिर क्यों हो रहा है, जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर चल रही है कि श्रिंक क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये बेसिकली लैंडस्लाइड जो है आप लोगों को यहाँ पर ये सिस्टम जो देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इस तरीके से जब चीजें होती हैं तो ये आप लोगों को ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे डाइवर्जन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आज की डेट में काफी सारी पॉपुलेशन जो यहाँ पर नहीं रहा करती थी, बहुत सारी पॉपुलेशन भी आकर यहाँ पर रहना स्टार्ट कर चुकी है, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा। जब पॉपुलेशन रहेगी तो वहाँ पर घर भी बनाएंगे, उनके एक तरीके से ना आने जाने के लिए रास्ते भी वहाँ पर बनाए जाएंगे, कुछ फैक्ट्री वगैरह, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पर लगा दिए, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया। इसकी वजह से यहाँ पर, इसी की वजह से यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं जैसे कि रेत वगैरह, पत्थर वगैरह, उनको भी उठा कर ले जाते हैं इसकी वजह से। और ऋषि गंगा जो फ्लड डिजास्टर अभी देखने को मिला था अक्टूबर के महीने में 2020 में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर एक दयनीय कंडीशन बन गई। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, हालांकि उसने बोल दिया कि वो अभी उसको लेकर नहीं चल रही है। कई जगह लोकल एरिया में जो दीवारों से पानी निकलते हुए नजर आए घरों के अंदर से, ये माना जा रहा था कि यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसमें इतना पानी भर गया कि उसकी वजह से बाहर पानी निकल कर आने लगा। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ा गई। तो ये सारी बातें जो हैं आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। लैंडस्लाइड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें आराम आराम से श्रिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, आप लोग लैंडस्लाइड क्यों होती है, कोई जमीन है उसके अंदर से पानी निकाल लिया, ठीक है, जमीन के अंदर से ऑयल निकाल लिया, जमीन के अंदर से गैस निकाल ली, मिनरल रिसोर्सेज हम लोगों ने निकाल लिए। अब समझो आप लोग वहां से कुछ खाली हो गया, अब वहां पर आप लोग ग्राउंड में अगर पंपिंग कर कुछ डाल तो आप लोग रह नहीं हो जाता इस तरीके से। तो कई बार ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर जब अर्थक्वेक आता है, थोड़ा बहुत हिल गया, भूकंप आ गया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बारिश होती है, अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूं जब बारिश हुआ करे उस टाइम पर हिली एरिया में एक तरीके से घूमने नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया भर की लैंडस्लाइड होती है आप लोगों को नजर आती है, दुनिया भर के वहां पर एक तरीके से एक्सीडेंट होते हुए नजर आते हैं। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लैंडस्लाइड जो है वो टाउन को दबा देती है कई बार, तो जब यहाँ पर चीजें निकल कर चलती हैं तो इस तरीके से काफी बुरी कंडीशन क्रिएट यहाँ पर हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और इसकी वजह से इम्पैक्ट जैसे फ्लड हो गया, डैमेज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसरप्शन वाटर मैनेजमेंट, कोज क्या है, ग्राउंड वाटर में जो एक्सट्रेक्शन किया जाता है, ऑयल गैस, टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो ये इसके मेन रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हर जगह इसका इंपैक्ट निकल कर आता है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रही है ना, कोई भी चीजें, तो इंसानों की उसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सस्टेनेबल तरीके से चीजों को लेना पसंद ही नहीं करता है। डेवलपमेंट जो है वो हमेशा वो वहां पर बेसिकली इन्वायरमेंट से ऊपर रख देता है, और जहां जहां इंसान का लालच बढ़ा वहां फिर यहाँ पर नेचर जो है, प्रकृति जो है वो अपना नजारा दिखाएगी कि ले देख बेटा, मैं तुझे बंदर की तरह अपना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ और पॉइंट यहाँ पर अगर लैंड से रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आए कि कैसे यहाँ पर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, तो प्रॉपर प्लानिंग ढांचा कैसे बनाना है, सरफेस को कैसे यूज करना है, कैसे इनलैंड या फिर कोस्टल जो फ्लड मिटिगेशन है उसको लेकर चलना है, ग्राउंड में से कैसे निकालना है, ड्रेनेज को कैसे चलना है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और सी वाटर, इसको भी ध्यान में रखकर हम लोग को चलना पड़ेगा। तब जाकर आप लोग सही से सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आ पाओगे, वरना फिर वही बात है, एक तरीके से इग्नोर करोगे तो फिर ऐसा कुछ आप लोग को रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में कुछ और लिखने के लिए आ जाए जिसे क्वेश्चन मिलेगा, तो लैंड जो यहाँ पर सब्सिडेंस इन अर्बन एरिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि फैक्टर क्या है।
रिस्क इंक्रीज क्यों हो रहा है और इसी के साथ में यहाँ पर सब्सिडेंस इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट नजर आएंगे। ये सारी बातें जो पानी निकाल ली, ये सारी कहीं मिट्टी निकाल ली, कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहा है भाई साहब जबरदस्त तरीके से, वो सारी बातें। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं यूपीएससी के द्वारा। खुद देखिए आप लोग यहाँ पर भूस्खलन के बारे में, जिसको आप लोग बेसिकली लैंडस्लाइड बोलते हो, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट के बारे में पूछ लिया। वेस्टर्न घाट के बारे में 2 कमेटी आप लोगों को पता है, ठीक है, जो आप लोगों से मैंने डिस्कस भी की थी यहाँ पर। उन कमेटी का नाम देकर उनमें आप लोग बेसिक डिफरेंस बताकर भी यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों कमेटी के बारे में भी बहुत सारी चीजें लिख दोगे ना तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। कौन कौन सी कमेटी है, कस्तूरी रंगन और दूसरी कौन सी है, याद आ रही है? तो हिमालय के वेस्टर्न घाट में यहाँ पर बात की जा रही है, ब्रिंग आउट द कोज फॉर द मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड इन द हिमालयन, जो बेसिकली वेस्टर्न घाट में। और उस टाइम पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्योंकि यहाँ पर केरला और तमिलनाडु के अंदर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिले। ऐसा नहीं 2013 में ही पूछ लिया, 2017 में फिर से रिपीट कर दिया। आप लोग खुद देखिए, बात की जा रही है कि क्या क्या रीजन है आप लोगों को बताने और क्या क्या इफेक्ट है लैंडस्लाइड के, ठीक है। इंपोर्टेंस कंपोनेंट बताने हैं यहाँ पर, इंपोर्टेंट आप लोगों को नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट के, ताकि चीजों को यहाँ पर टैकल करके चला जा सके। तो आप लोग समझ सकते हैं तो यहाँ पर कैसे चीजों को एक तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो टॉपिक जो है वो कंप्लीट है, पर लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पूछी जा रही हैं तो ये बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ज्योग्राफी की बेसिकली यहाँ पर जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। वो सारी बेसिक थ्योरी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है, लैंडस्लाइड सारी चीज़ें कैसे, कन्वर्जन डाइवर्जन कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग खुद सोचें यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो सारी बातें, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर लैंडस्लाइड के बारे में, ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक तो, और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को लैंड जो यहाँ पर सब्सिडेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, उसके बारे में आंसर बताऊंगा। बोला जा रहा है कि लैंडस्लाइड मूवमेंट ऑफ ए मास रॉक डेब्री या फिर अर्थ जो डाउन है स्लोप, तो यहाँ पर वो एक तरीके से लैंडस्लाइड की कैटेगरी में आता है, जो ढलान होता है बेसिकली, ठीक है। किसी भी टाइप का जो मास वेस्टिंग होता है या फिर कोई भी इस तरीके से जो मूवमेंट होता है सोइल का, रोक वगैरह, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है ग्रेविटी को, ये बात यहाँ पर बोली गई है। एक तरीके से जो टर्म है लैंडस्लाइड, ये 4 मोड में आप लोगों को स्लोप यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है, ये बोला गया है। सही आंसर क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अटेम्प्ट कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस के बारे में, यानी कि जमीन का अंदर धंसना, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ग्रेजुअल जो यहाँ पर सेटलिंग होती है, सडन जो श्रिंकिंग होती है अर्थ सरफेस की, उसकी वजह से होता है। ये आप लोगों को जो देखने को मिल सकता है, ये वेरी लार्ज एरिया में देखने को मिल सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोविंस में या किसी पर्टिकुलर को एक तरीके से एक वेरी स्मॉल एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ये ऐसा बोला गया है, ठीक है। वैसे बोला जाए तो कैन हैपन वेरी एक लार्ज एरिया लाइक जैसे स्टेट हो गया, और वेरी स्मॉल एरिया किसी कॉर्नर पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, पता नहीं कहाँ से क्या धस जाए। ये ओनली कोज है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ये बात यहाँ पर बोली गई है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया, दूसरे में इनकरेक्ट पूछा गया। पहले वाले का आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर है ए। कैसे, 1 और 2 सही है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में यहाँ पर 5 मोड यहाँ पर बताए गए हैं, चीज़ों का खसकना, टोपल हो जाना, स्लाइड हो जाना, स्प्रेड हो जाना या फिर फ्लो हो जाना। तो 5 तरीके की लैंडस्लाइड बोली गई है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट वाले में, तो इसमें आप लोगों को जो ऑप्शन देखने को मिलेगा इनकरेक्ट, वो ओनली 1 है। कौन सा है यहाँ पर, एक तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ी ही जनरल सी स्टेटमेंट है यहाँ पर कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से ओनली यहाँ पर ये जो जमीन धंसती है वो होती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ओनली अगर कुछ ऐसा लिख दें यहाँ पर क्या, ठीक है, कि ओनली, ऐसा नहीं है कि नेचुरल तरीके से भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, सारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो निकालते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी कोई पहाड़ी खिसक गई है, कई सारी और, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, तो इंसान तो भूकंप लेके आने से रहा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया कि 1 स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। और बाकी आंसर राइटिंग वाली बात हो गई, ओके। आंसर राइटिंग क्या करना है वो तो पता है कि आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, और जो ऑलरेडी रेगुलर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं उनका आंसर भी आप लोग पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं अपना, तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप लोग देखो, उनके आंसर देखो, उसके बाद में फिर अपना आप लोग देखना, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है यार, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी बताना कोई डाउट हो, और इसी के साथ में नेचर से हमेशा प्यार करो। कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो कि नेचर के खिलाफ है उसको रोको, जैसे पानी बर्बाद करना हो गया, ठीक है, कहीं लगे कि पेड़ लगाना है तो पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी इंक्लूड करके चल सकते हैं, ठीक है। उससे भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है हर एक इंसान अगर अपने लेवल पर ये काम करेगा तो, ओके।
मैं आप लोगों को बोलूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का सबसे बेस्ट है, आप लोग बोलोगे करंट करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि एसएलवी का पार्ट है, ऐसे पॉलिटी भी है। हाँ भाई साहब, वो भी एसएलवी में पढ़ाई गई है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोग बोलो कि ये पोर्शन मेरा अच्छा है, ये पोर्शन मेरा और अच्छा है, ये पोर्शन मेरा सबसे बेहतरीन है, और ये पोर्शन जो है ये अच्छा नहीं है, इस पोर्शन पे थोड़ा सा और काम करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौन सा पोर्शन अच्छा है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छोड़ेंगे, इस पोर्शन में से हो भी सकता है नहीं भी, और इसमें से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में अपनी जो चीज़ें हैं उसको डिवाइड कर दिया, और उसको और अच्छे से रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जो है उसको पटक पटक कर मारोगे, है कि नहीं। अब यही सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में आर्मी के साथ में किया जा रहा है। सारी चीज़ों को एक साथ में तैयार करना एक लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट को इस लेवल पर ले जाना कि भाई साहब यहाँ से तो एक्स्ट्रा मार्क्स खींच ही सकते हैं, वो पॉसिबल है। आर्मी राइट साइजिंग प्लान यहाँ पर सामने निकल कर आया, जिसमें कुछ ऐसा ही प्लान किया जा रहा है कि हम लोग कुछ अपनी आर्मी को राइट साइज करें और सही डायरेक्शन में अपनी आर्मी को लेकर चलें। मतलब क्या? डरना मत, घटाने की बात नहीं करें कि लोगों को निकाल निकाल कर बाहर कर दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में आज की डेट में टोटल 15 लोग हैं, 15 लोग की टीम है, और आप लोगों को उनसे काम करवाना है। एक तो ये कि एक ही काम में 15 के 15 लोगों को लगाए रखो, एक ये कि काम जो है अलग अलग डिवाइड कर दो और अलग अलग टीम को अलग अलग काम करने के लिए दे दो उनकी इफिशिएंसी के बेस पर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मान लीजिए किसी लड़ाई में आप लोग सही तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो 300 मूवी का उदाहरण बेस्ट है। वो बोलता है जब यहाँ पर जाकर दूसरी टीम के साथ में मिलता है कि तुम्हारी टीम में कितने सैनिक हैं, वो बोलता है कि 300, तुम्हारे में कितने हैं, बोलता है 3000। 3000 में कौन कौन है? कोई यहाँ पर बेसिकली कुम्हार है, कोई लुहार है, कोई किसान है, कोई नाई है, कोई दर्जी है। कह रहा है कि तुम्हारे सिपाही नहीं है, मेरे सिपाही हैं। यानी कि 300 के 300 जो है वो 3 लाख के बराबर है। तो इसको कहते हैं कि कुछ लोगों को इस लेवल पर प्रिपेयर कर लेना कि कहीं ना कहीं अगर कल को उनको कहीं पोस्ट किया जाए तो भाई साहब वो धुआं उड़ा दे। वहाँ पर कमांडो मूवी देखे ना, तो उस लेवल पर लोगों को तैयार करना। यानी कि अगर 10 लोग हैं एक पर्टिकुलर बटालियन के अंदर में, 10 में से 2 लोगों को इतना अच्छे से प्रिपेयर करना कि ये आगे आने वाले और 8 लोगों को जो है बेसिकली ये सुधार सकें, एक इतनी सारी कैपेसिटी इनकी बढ़ा देना। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसी के लिए हमारे देश में एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसको बोलते हैं यहाँ पर सेखतकर कमेटी। सेखतकर कमेटी जब ये बनाई गई तो यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया कि कैसे कैसे चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीडी सेखतकर साहब ने बहुत सॉरी यार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। मैं क्या करता हूँ ना, ये मेरे से पता नहीं होता क्यों नहीं है, मैं ना जिसे एक्सप्लेन करता हूँ ना चीज़ें, सांस बड़ी लंबी खींच देता हूँ कई बार फिर वो 10 का बन जाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखते हैं पानी है क्या हमारी बोतल में, थोड़ा सा और। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे कि फार्म और इसी के साथ में आर्मी जो पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट है उनको क्लोज करने की बात की, बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लैरिकल स्टाफ और जो ड्राइवर है उनका स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट बढ़ाने की बात की ताकि और अच्छे लेवल के लोग आ सकें। एनसीसी की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात की ताकि यहाँ से आगे चल के फोर्स में अगर अपनी सेना के जो जवान चाहते हैं तो अच्छे लेवल पर काम हो सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे खर्च करना है, कैसे मॉडर्नाइज करना है, उसके ऊपर फोकस दिया गया। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इनके द्वारा बताएगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इन्हीं ने रिकमेंड किया कि यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थोड़ा सा राइट साइजिंग वाली भी। तो जो भी यहाँ पर एक तरीके से पार्ट ऑफ आर्मी है उसको सिस्टमेटिक वे में ऑप्टिमाइज करना, तो इसके चलते यहाँ पर प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो एक तरीके से सप्लाई सपोर्ट सिस्टम, खासकर ऐसे सोल्जर जो कि कॉम्बैक्ट रोल के लिए तैयार किए जाएंगे, तो ये सजेशन दिया गया था सेखतकर कमेटी के द्वारा, और वहीं से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। वैसे एक स्लाइड और ऐड की गई है, सेखतकर कमेटी ने और भी बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें हैं, अगर आर्मी में रिफॉर्म के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये एक्स्ट्रा स्लाइड आप लोगों के लिए है यहाँ पर, ठीक है, कि ट्रेनिंग जो है उसको किस तरीके से करना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेस होना चाहिए यहाँ पर शिमला टू, कहाँ पर मूव टू मेरठ, तो ये यहाँ पर ले गया। देख कई सारे रीजन होते हैं, शिमला जो है वहाँ पर आप लोगों को सर्दी वाला रीजन देखने को मिलेगा, पर जब मेरठ के अंदर आप लोग बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये थोड़ा सा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा मौसम डिफरेंट काइंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो अलग अलग रीजन में आप लोग यहाँ पर मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। इसी के साथ में 2 डिप्टी चीफ बनाने की बात की गई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रेनिंग और प्लानिंग एंड जो सिस्टम के साथ में ये सिस्टम यहाँ पर निकल कर आया। तो कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन दी गई ताकि हमारी आर्मी में हम लोग रिफॉर्म लेकर आ सकें बेहतरीन लेवल पर, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो अपनी ज़िंदगी में भी आप लोग रिफॉर्म लेकर आइए, अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चलकर, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कन्फ्यूज आना नहीं है, ओके। अवार्ड मिलना किसको अच्छा नहीं लगता है, पर लेकिन अवार्ड अगर ऐसे एरिया में मिल जाए जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाले, तो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है, ठीक है। बचपन में मिले अवार्ड, कभी स्कूल में, कभी कोई गेम में, किसी स्पीच में, किसी ड्रामा में मिले मुझे अभी भी याद है एक पर्टिकुलर जो डायलॉग था मेरा, मतलब उसमें किशन जी का डायलॉग था, बेसिकली मैं किशन जी था पे जब तक हृदय में है शक्ति तब तक धन्य हूँ मैं, यदि आ जाए क्रोध मुझे तो फिर परले हूँ मैं। पूरे उसमें बेसिकली जो वहाँ पर जो पूरा ड्रामा था उसमें जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसमें बस ये एक डायलॉग है जो मुझे याद है, और मुझे कुछ नहीं याद है कि क्या था वो। ये लगभग 7th या 8th की बात थी तो यहाँ पर जब अवार्ड मिल रहा है डिजिटल इंडिया अवार्ड, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ई नेम जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये NAM क्या है, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट, तो एक आप लोगों ने सुना ही है। यहाँ पर नॉन अलाइंग मूवमेंट नहीं है, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। और ई का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आप लोग सामान बेचिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में। तो है ना बड़ी बात यहाँ पर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर, और ये हमारी जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूँ तो डिजिटल इंडिया के बारे में जब हम लोगों ने बातें की थी ना, तो हम लोग बहुत सारी बातें लेकर आए, जैसे कि ई क्रांति हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज के अंदर में यूनिवर्सल एक्सेस कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, IT, जॉब, ई गवर्नेंस, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, इसी के साथ में यहाँ पर ब्रॉडबैंड हाईवे ताकि गाँव को कनेक्ट कर सके। तो बहुत सारे काम यहाँ पर निकल कर आए। तो किस किस ने कैसी परफॉर्मेंस दी उसको ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया का जो एम है ताकि इन्हेंस किया जाए यहाँ पर हमारे देश में डिजिटल सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आज के डेट में क्या है, घर पर बैठे बैठे जरा सी देर में जोमेटो खोलते हो, जरा सी देर में कोई स्विगी वगैरह खोला, ऑर्डर कर डाले। अभी एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई, एक भाई साहब ने एक साल में 28 लाख रुपए का सामान जो है जोमेटो से ऑर्डर कर डाला। समझ रहे आप लोग यहाँ पर क्या खाते कहते भाई साहब, बिरयानी, ठीक है। तो ये वहाँ पर बातें सामने निकल कर आई। तो इस ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ पर सोचो 28 लाख रुपए का एक साल में, तो क्या कंडीशन हो रही होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया कभी कभी खतरनाक भी होता है, यहाँ से आप लोगों को पता चलता है आप लोगों को। तो डिजिटल सॉल्यूशन यहाँ पर खोजा जाए प्रॉब्लम्स का हर एक लेवल पर। तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है, और यहाँ पर नेशनल पोर्टल इंडिया है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई-नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पर नेशनल मार्केट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम्युनिटी है उसको ऑनलाइन कैसे बेचा जाए। तो ये बेसिकली एक तरीका है जो कि ई-नैम यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अपने आप में एक सोल्यूशन है उन प्रॉब्लम का जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ई विवेचना ऐप है यहाँ पर, ये एक तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, इंप्रूव करेगा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पर माइन मित्रा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑनलाइन अप्रूवल जो है बेसिकली यहाँ पर किसके बारे में, ये माइनिंग के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है दुआरे सरकार, ठीक है, यानी कि आपके द्वार सरकार काइंड ऑफ। तो वेस्ट बंगाल की डिलीवरी स्कीम वाली यहाँ पर निकल कर आई। तो विनर इंक्लूड यहाँ पर ये भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी शानदार जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो कन्फ्यूज आना नहीं है अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो, ओके। एक बात का कहावत है, बेसिकली आप लोगों ने सुनी होगी कि हवा में थूकोगे तो तुम्हारे ऊपर आकर पड़ेगा। ऐसे ही कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है आज के डेट में दुनिया में। जो सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं उनकी शंकाएं लग रही हैं कि वो हमारे ही ऊपर आकर गिरेंगे। इतने सारे सैटेलाइट हैं जिनको कई बार जो अपना काम करना बंद कर देते हैं तो आकाश की डिब्री बन जाती है। यहाँ पर डेब्री मतलब कूड़ा करकट आकाश के अंदर का। नासा का यहाँ पर है अर्थ रेडिएशन जो बजट सैटेलाइट है, बेसिकली यहाँ पर जिसको इनके द्वारा ERBS बोला गया है। ये लॉन्च किया गया था इनके द्वारा 1984 में, और अभी रिसेंटली यहाँ पर बोला गया कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ये री एंट्री करने वाला है, ठीक है। तो इसके कई सारे पार्ट हैं यहाँ पर जो कि बोले जा रहे थे यहाँ पर। ये एक तरीके से अर्थ का जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी को बेसिकली एक तरीके से मेजर करने के लिए ये लॉन्च किया गया था, इंक्लूडिंग ओजोन।
ऑक्सीजन होता है बेसिकली O2, जब इसके अंदर एक और O मिल जाता है तो ये ओजोन हो जाता है। एक ओजोन तो वो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, खासकर जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर रेडियो एक्टिव करने आने से रोकता है। एक ओजोन है O3 जो कि पोल्यूटेड एक तरीके से यहाँ पर बोला जाता है पोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो अभी यहाँ पर सैटेलाइट है ये ओजोन की स्टडी करने के लिए भी थे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर अगर वापस आएगा तो कंडीशन देखने को मिलते सकती है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है कि ये जो लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो ओजोन का जो होल है बेसिकली वो बोला जा रहा था कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करने के लिए भी यहाँ पर इसको रखा गया था। तो ये कुछ बातें इसके बारे में। तो नासा का था यहाँ पर ये जो सैटेलाइट यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि नासा ही बहुत ज्ञानवान है, इससे अच्छा हमारा इसरो है, बहुत शानदार सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ओके। इसरो का सैटेलाइट जो है 5 स्टार का रहता है, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग, ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग में क्या आप लोगों को पता है ये स्टार किस काम के होते हैं? अगर इनको आप लोग ढंग से एनालिसिस करोगे तो स्टार आप लोग देख समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार तो रेटिंग रहती है, इसी के साथ में एनर्जी एफिशिएंसी बताता है कितनी है उसकी, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल रहती है, और इसी के साथ में जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्टैंडर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से स्टार रेटिंग जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार 3 स्टार वाला प्रोडक्ट या फिर 4 स्टार वाला प्रोडक्ट या फिर 5 स्टार वाला प्रोडक्ट लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसकी जो है एनर्जी कंजप्शन जो है वो घट जाती है। ये काफ़ी अच्छा है अगर आप लोग कुछ ऐसा सामान लेकर आ रहे हैं जो कि डेली दुनिया भर की बिजली खा रहा है और भले ही वो सस्ता है, लंबे टाइम तक अगर यूज़ करोगे तो वो आप लोगों को महंगा पड़ने लगेगा। तो इसलिए इसी में एक तरीके से समझदारी है कि हमेशा स्टार रेटिंग वाले ही प्रोडक्ट लेकर चले। बिजली कम खपत होगी, आपका खर्चा तो कम होगा ही होगा, देश को भी फायदा होगा। सोचो स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट खरीदकर आप लोग देश को भी फायदा पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से सोचा करो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग प्रोग्राम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा सीलिंग फैन जो है उसको बोला गया कि अंडर द एम्बिट ऑफ मैंडेटरी स्टार लेबिंग। अब तक यहाँ पर ये प्रॉपर स्टार लेबिंग के अंडर में नहीं आ रहे थे। तो स्टार लेबिंग जो हमारे देश में 2006 में लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट आज के डेट में स्टार लेबिंग के, जैसे कि फ्रिज वगैरह आप लोग देखते हैं, एसी वगैरह हो सकते हैं। फैन नहीं थे, फैन बड़ा ही कॉमन था, अब इसको लेकर आ जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? इसकी एनर्जी इफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, ये बड़ी बात है यहाँ पर। तो स्टार रेटिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर इफिशिएंसी बढ़ाया जाए, लो एनर्जी कंजप्शन इसका बेसिक थीम थी कि एनर्जी को कंज्यूम करने से ज़्यादा रोकना है। पता चला पाकिस्तान के तरीके से हमारे देश में भी कंडीशन हो गई कि जो है शाम को 8 बजे के बाद में कोई भी लाइट नहीं जलाएगा और बल्ब वगैरह देश में बेचना बंद कर दें, ठीक है। तो कंडीशन बड़ी खराब है आज की डेट में। देखो पाकिस्तानी खस्ता हालत हो रखी है। हालांकि कुछ देश जो है हेल्प करने के लिए आ गए हैं, पर लेकिन दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर कब तक चलोगे? अपने पैरों पर दौड़ना पड़ेगा और वो आप लोग तैयार नहीं हो दौड़ने के लिए। तो ये समझ सकते हैं। आज की डेट में तो आप लोगों को पता है इसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि फ्रोस्ट फ्रीज डायरेक्ट जो कूल, इसी के साथ में रेफ्रिजरेटर, एलईडी, रूम एसी, ये सारे आप लोग स्टार रेटिंग की मैंडेटरी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अभी पूछेगी कौन सा लेकर आएगा, तो सीलिंग फैन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो एक तरीके से मतलब फैन की बात की जा रही है, पंखे की, जो कि सर्दियों में नहीं, सर्दियों में मत चलाना, जम जाओगे, गर्मियों का दोस्त होता है, ठीक है। सर्दी में फैन। एक टाइम था अगर किसी देश में हमारे देश का कोई नागरिक घूमने जाता था तो प्रॉपर उसको इज्जत नहीं मिलती थी, ठीक है। आप लोग ये बोल सकते हो कि एक तरीके से ना वो वाला रुतबा नहीं था जिस तरीके का रुतबा आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग किसी के सामने बातें रखा करते थे, यूएन के अंदर भी कोई सुना नहीं करता था, पर लेकिन आज की डेट में चीज़ें सुनी जा रही है। तो ये अपने ही आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इम्प्रूवमेंट है हमारे देश की इमेज में, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें हम। एक दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक पर्टिकुलर इंसान थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बोला गया कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो हम लोग जल्दी से बताया नहीं करते थे कि हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में जो है हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री में जीनोफोबिया की प्रॉब्लम रहती है कि लोगों के ऊपर अटैक किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के। तो कई सारी प्रॉब्लम रहती है देश के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं जो आज की डेट में चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा रोल है जो हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मान सेलिब्रेट किया गया, उससे लोग जो हैं और आगे निकल कर आए बढ़ चढ़कर। और कहीं ना कहीं ये बोला जाता है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी कि ये हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
जैसे नहीं मैं आप लोग कई बार बोलता हूँ कि आप लोग ब्रांड एम्बेसडर SLV फैमिली के, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। आप लोग जिसे पसंद करते हो तो चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हो। तो ये क्या है एक तरीका, तो ये एक तरीके की ब्रांडिंग है कि आप लोगों को पसंद आई वीडियो, आप लोगों ने बोला कि हाँ यार करंट अफेयर तो यहाँ से कवर कर लेना, पॉलिटी तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। तो ये एक तरीके से सेम काम कर रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय, ठीक है। इनके अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे आप लोग SLV फैमिली का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इनको अवार्ड देने स्टार्ट किए। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो वो तारीख थी 9, बेसिकली 9 जनवरी। तो इसलिए 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, उनका नाम आप लोगों को बताना है। जो तो एक तो चीफ गेस्ट थे और एक को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो बताइए कौन थे वे। तमिलनाडु के गवर्नर साहब जो हैं सरकार के साथ में रस्साकसी में है। अभी इनकी स्पीच सुनकर बेसिकली यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब की ये छोड़कर भागे बेसिकली हाउस को, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात चल रही है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों को पता है आर्टिकल 19 जो संविधान के अंदर में है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19। अगर बात करें इसका 2 जो होता है वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई साहब ज़्यादा मत बोलो वरना क्या कर दी जाएगी, खटिया खड़ी कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अपने अधिकार उतना ही है जब तक कि वो लोगों के अधिकारों का हनन न करे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ा चेंज भी किया था, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये बोला गया कि इंडिविजुअल का अधिकार भी अगर आप लोग हनन कर रहे हो, ठीक है। और एक तरीके से ये पहले सरकार के खिलाफ था, अब इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया टेम्परेरी बैन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे सर्दी आती है तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो BS 3 और BS 4 ये है भारत स्टेट, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा अभी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर इस तरीके का जो सिस्टम है उसको यहाँ पर दिल्ली में यूज़ करने के लिए मना कर दिया करते हैं अक्सर खासकर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि एक तरीके से जो नॉर्मली एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका इनके द्वारा खोजा गया यहाँ पर, और इवन सिस्टम जो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो वो भी इसीलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है नहीं प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैलता है। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पर निकाल कर लाए गए। तो BS है भारत स्टेज और एमिशन स्टैंडर्ड देखा जाता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सीधे 4 से 6 के ऊपर जंप मार दिया, 5th को हम लोगों ने गायब ही कर दिया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट एक देखने को मिलता है, ओके। फर्स्ट एजुकेशन ग्रुप G20 मीटिंग का आप लोगों को पता है ग्रेट 20 हमारे देश में मीटिंग हो रही है एक तरीके से अलग अलग सेक्टर में। ये बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लिए अपने देश की साख को बढ़ाने के लिए। तो चेन्नई में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली एजुकेशन ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। जोशीमठ के बारे में मैंने बताया दिया यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं MK स्टालिन साहब, उनके द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल तमिल एंजल प्लेटफॉर्म। किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो स्टार्टअप के लिए, जो तमिलनाडु के अंदर स्टार्टअप है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इन्वेस्टर आए यहाँ पर, जो तमिलनाडु का जो भी डायस्पोरा है, देखिए ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। सोचो अगर हर एक राज्य में से जो भी डायस्पोरा यानी कि जो भी लोग जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, अगर वो आकर अपने अपने राज्य के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट अच्छे से करने लगे तो सोचो राज्य कितना आगे बढ़ेगा। पर लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, अपने अपने राज्य में क्यों, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बाहर के लोग जो हैं, मतलब राज्य के लोग ज़्यादा बाहर गए नहीं हैं, उनको तो बेचारों को पैसे ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि परिवार साथ में लेकर चलना चाहिए, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लो जाकर। पर यह है कि इंसान जो है अपनों का थोड़ा फेवर करता है, तो वो वाली बातें हैं, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग BIS बोलते हैं। तो इसके द्वारा बात की जा रही है कि पब्लिश करे एक तरीके से न्यू कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, कि हमारे देश का स्टैंडर्ड हमारे देश के हिसाब से होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजिटल टेलीविजन रिसीवर के लिए। देखिए क्या होता है आज की डेट में ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक कंट्री के अपने अपने खुद के स्टैंडर्ड बना रखे हैं, ठीक है। हालांकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड भी होता है, पर लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार मनमानी ये रहती है कि हमारे प्रोडक्ट अगर विदेशों में जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग उनको गले लगाते हैं अच्छे से। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो इसलिए अपना भी एक स्टैंडर्ड हम लोग तैयार करें, ताकि कल को अगर कोई बोले तो हम लोग उसको भी यहाँ पे उठा के बाहर फेंके कि हाँ भाई साहब हमारा खुद का स्टैंडर्ड है, ठीक है, तुम्हारे स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे।
इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है और आप लोगों ने इंश्योरेंस एक ऐसी चिड़िया है जिसके बारे में कई बार सुना होगा, पता नहीं किसके खेत में जाकर बैठ जाए और किसकी उड़ जाए, किसी को समझ में नहीं आता है। खासकर अगर बात करें, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, फ़ोन का इंश्योरेंस करवा लिया, इंसान का इंश्योरेंस करवा लिया, तो अगर कोई दिक्कत ना हो गाड़ी फ़ोन इंसान के अंदर में तो इंश्योरेंस का पैसा वैसे ही जाता है। पर लेकिन कंपनियों को यहाँ पर अब की बार लॉस उठाना पड़ गया, जिसने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इंश्योरेंस किया। 100 बिलियन से भी ज़्यादा है, ये ब्लूमबर्ग के द्वारा बोला गया है। आप लोगों को बता दूं, फिलहाल क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा है समाज के ऊपर, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर इंश्योरेंस में आकर घुस रहा है उसको नुकसान ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी किसी किसानों का इंश्योरेंस किया और पता चला वहां पर बाढ़ आ गई तो सारा का सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा अब तो सामने वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया गया टर्म आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, देखें यहाँ नाम बड़ा है इसको अदरवाइज मत लेना, मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इनका नाम है बेसिकली माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब एक तरीके से ना, मतलब एक तो बिल्कुल अंग्रेज टाइप का नाम हो गया एक साइड में तो, और दूसरी साइड में बिल्कुल इंडियन नाम का मिक्सचर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देवव्रत पात्रा, एक पहले माइकल फिर देवव्रत, तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, तो आप लोग नाम भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो माइकल देवव्रत पात्रा साहब जो है 1 साल के लिए उनको जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। आरबीआई में टोटल मिलाकर 5 लोग होते हैं, आप लोगों को पता है। 4 तो डिप्टी गवर्नर रहते हैं और 1 रहते हैं जो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के और गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, बाकी के जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे एटलीस्ट 4 डिप्टी गवर्नर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल गवर्नर कौन है तो पता ही होगा ना, कौन से नंबर के हैं ये नहीं पता होगा शायद, बताइए चलिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है अभी यहाँ पर जो स्टेट से रिलेटेड है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है नेपाल के लिए यहाँ पर $10 मिलियन के करीब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश हैं, इतने सारे राज्य बाउंड्री टच करते हैं, 10 मिलियन कोई ज़्यादा तो लग नहीं रहा मुझे, चलिए फिर भी जो भी है। आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया सोवरन ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो झोला लिए बैठा था, तो कई जगह से पैसे जो है वो डलने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे 100 मिलियन यूएसए ने दिए हैं, कहीं फ्रांस दे रहा है, कहीं जर्मनी दे रहा है। पर लेकिन कंडीशन ये है कि क्या आप लोग इस पैसे को जनता के लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे। देखने वाली बात तो ये पता सारा जो पैसा है अपने अपनी ज़िंदगी में उड़ा दिया तो गलत बात है। टोक्यो इन्फ्लेशन जो है वो 4% बढ़ गया फर्स्ट टाइम 1982, मतलब जापान के अंदर में इन्फ्लेशन। जापान की खस्ता हालत चल रही है कुछ दिनों से, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो जापान के सामने निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा तो सिक्योरिटी का थ्रेट है। रीज़न क्या है, जापान की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ले रखी है यूएसए ने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी के अंदर में। जो नवयुवक हैं वो सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जैकमा के बारे में बात की जा रही है। जैकमा जो है उनका कंट्रोल जो है चाइनीज जो फिनटेक जो है आप लोगों को आंट ग्रुप, ये बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, जैकमा गायब हो गए थे उसके बाद ये बोल रहे थे कि एक तरीके से ना कुछ ऐसा शब्द इनके द्वारा बोला गया कि चाइना के अंदर में जो कंपनी है उनको इतना लिबर्टी नहीं मिलती है जितनी बाकी कंपनी को मिलती है। शी जिनपिंग ने सुन लिया भाई साहब इंटरव्यू, कहने आओ मिलते हैं तुमको हवेली पर, तो ले गए उनको बुलाकर। उसके बाद में जैकमा 2-3 महीने तक गायब, पता नहीं जैकमा कहाँ गए। उसके बाद में जैकमा बड़े सीधे बन के कह रहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है हमारी, सपोर्ट करती है सब चीज़ों को। तो पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया उसको बेचारे को, अब इसका आंट ग्रुप भी हाथ से जा रहा है, ठीक है। प्राइवेटली ओन जो यहाँ पर नाम है इसका, यहाँ पर बेसिकली वर्जिन ऑर्बिट, फर्स्ट स्पेस लॉन्च जो है ब्रिटेन की सोयल से फेल, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर हम लोगों को पता है हमारी इसरो जो है शानदार परफॉर्मेंस देती है, और जिन्होंने हमारे ऊपर रोल किया है उनकी जो है बेसिकली चीज़ें फेल हो रही हैं। तो इसका मतलब कौन है आगे, कौन है राजा यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब पहली बार विजिट कर रहे हैं अपनी मैक्सिको को, क्योंकि मैक्सिको के साथ में रिलेशन नॉर्मल करने की काफ़ी लंबी मुहिम यहाँ पर चल रही है इनकी। तो देखते हैं कितने रिलेशन जो है वो नॉर्मल यहाँ पर ये बना पाते हैं, ठीक है। बेसिक है, कम से कम याद रखिएगा, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने, धड़ाधड़ इनको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद में देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। आंसर जरूर बताया करो कितने सही से आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। ईट राइट स्टेशन की कैटेगरी में अभी यहाँ पर किस रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेट मिला है, मतलब कौन देता है ये आप लोगों को बताना है। किसको मिला है वो भी बताऊँगा। रेलवे मिनिस्ट्री, यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी, या फिर WHO, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर की बात की जा रही है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा सकता है। हिंदी का शब्द है आमंत्रण, यानी कि बुलावा देना, पोर्टल। तो ग्रेवेंस रिड्रेसल, इन्विटेशन मैनेजमेंट, जॉब जनरेशन, या फिर एडेप्शन, जो बच्चे को एक तरीके से अडेप्ट करने की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो सही आंसर क्या है बताइए, देखता हूँ कॉमन सेंस लगाकर आप लोग क्या आंसर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
आंसर बताइए इसका सही से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि कंप्लेंट सबमिट यूजिंग जो व्हाट्सएप कौन से स्टार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर फैसिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर, तो गुजरात, केरला, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक ये लोकेशन है, आप लोगों से पूछा सकता है कि किलाऊ ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हवाई जो कि यूएसए के अंदर में है, या फिर जापान। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मैप के साथ में बताऊंगा आप लोग अच्छे से, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर ये सी सेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज कर तो आप लोग का ब्रेन जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, रामानुजम बन जाएंगे आप लोग। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करता हूँ रेक्का के बारे में। ठीक है, तो रेक्का ये बेसिकली इसको पिकोरा, रेक्का पिकोरा, ठीक है, आरपी रेक्का पिकोरा, ठीक है ये यूरोप के अंदर में रिवर है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ रसिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिक ओशन के थ्रू ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, अभी जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया रसिया, तो रसिया के अंदर में रोक्का पिकोरा आप लोगों को नजर आएगा। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग मैच करना चाहते हैं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर कहीं आप लोगों को रेक्का पिकोरा की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किस को देखना है, रेक्का पिकोरा है, बताइए डिकोरा डिकरा इसकी जो लेंथ है वो 1809 किलोमीटर के करीब आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो अच्छी खासी लंबी रिवर है, तो बढ़िया खान पान चल रहा है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी पुतिन साहब की खस्ता हालत हो रखी है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आगे देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता आता है रसिया यूक्रेन वॉर का। बताना क्वेश्चन के आंसर कितने सही हैं आप लोग, वही पता होना चाहिए मुझे। ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये देखते हैं कि कौन सा स्टेशन जो है वो खाने में स्वच्छ, लोगों को स्वच्छ खाना प्रोवाइड करा रहा है। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है वो 5 स्टार का भी यहाँ पर दिया गया है। किसको, ये आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर किसको मिला है, बताइए किसको मिला है, वाराणसी कैंट को मिला है। और वाराणसी कैंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, जब आप लोग जाते हैं ना, जो अगर आप लोग एफ कैट क्लियर करते हैं तो वाराणसी में एसएसबी हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे अभी भी याद है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जाकर उतरा था मैं, और फिर यहाँ से जो है बाहरी आर्मी की जो वो बस खड़ी रहती है, बस क्या मतलब एक तरीके से वो जो क्या बोलते हैं, एक वैन टाइप में होती है, तो फिर उसमें बैठा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी स्टेशन को यहाँ पर अभी ये मिला है दर्जा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसके साथ तो पुराना नाता है तो ईट राइट सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है। ठीक है, तो बेसिक है, वाराणसी को अभी मिला है, पहले मिल चुका है और भी कई जगह को, जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से चंडीगढ़ के बारे में भी, और भी डिस्कस किया था वैसे तो, बताइए कौन सा था। तो ये सर्टिफिकेट इसके द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोकेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा लोकेशन के बारे में भी हम लोग बतिया करेंगे। क्या है यहाँ पर, ये कौन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है किलावा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो हवाई है, बेसिकली यूएसए का पोर्शन, तो हवा में मत जाना, हवाई आइलैंड के पास में जाना। तो ये आप लोगों को हवाई आइलैंड है, उसकी कैपिटल क्या है, होनोलुलु पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना, मैं कोई न्यूज़ सुन रहा था, तो उसमें मतलब ये जब मैं मतलब एक तरीके से बैठे बैठे इंजीनियरिंग में था, मुझे न्यूज़ सुनने का शौक पहले से है, तो बैठे हुए थे ऐसे ही, तो वैसे ना एक तरीके से जब आया हुलुलुलु, तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे मैस में बैठा हुआ, मतलब खाना खा रहा था, तो उस टाइम पे मेरी एकदम हंसी छूटी, मैंने कहा ये क्या था मेरा हुनुलुलु में अभी वोल्केनो का इरेप्शन हुआ। ठीक है, तो हुनुलुलु, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटता हुआ आप लोगों को नजर आया हुनुलुलु में, तो ये एक ऐसा लोता एरिया है यूएसए का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यूएसए का एक लोता एरिया ये है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, बाकी सारा का सारा एरिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझ रहे हो आप लोग, कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया एग्जाम में। तो हुनुलुलु, ठीक है, हुनुलुलु है बस नीचे व्हाट्सएप का इस्तेमाल काफ़ी शानदार तरीके से किया जा रहा है। व्हाट्सएप जो है वैसे मेरी ज़िंदगी में इसका ज़्यादा नाता रहता नहीं है, पर फिर भी आजकल मेरे गले में पड़ गया है व्हाट्सएप, तो इसके चलते मैंने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं। अगर कोई बोलता है कि हाँ कुछ सेंड किया तो मैं उसको खोल के देख लेता हूँ, और वरना जल्दी से मैं इसको खोलता नहीं हूँ। पर लेकिन हाँ ये है कि आज की डेट में दिख रहा है कि इसके बिना काम नहीं चलता है, जिसको बोलो व्हाट्सएप कर दिया, ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिया, वो कर दिया, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। पर हाँ आप लोग इसका इलाज मान सकते हैं व्हाट्सएप का, सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखो, अपने टाइम से जाके जब आपको लगता है कि हाँ देख लेना चाहिए, एक बार देख लो इसको उठा के, दिन में 1-2 बार बस मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे नहीं कि कुछ भी काम नहीं है तो चलो यार खोल के देख लेते हैं क्या पड़ा हुआ है, ठीक है,
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तभी खोलता हूँ, व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड कर दिया, फिर मुझे कॉल करके कहता है कि भाई साहब व्हाट्सएप पे कुछ सेंड किया था, मैंने कहा उसको देख लेना है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कई बार कई सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने कहा ठीक है क्योंकि मैं बार बार क्या करता था, इंस्टॉल करता था फिर अनइंस्टॉल कर देता था। अब इतनी बार हो गया मेरा कहने लगा यार इसको रहने देते हैं, इसका नोटिफिकेशन इसका गला घोट दो बिल्कुल, ठीक है, इसके सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ है, समझ रहे हो, मतलब उसको मैं देखूंगा तो ही मुझे दिखेगा, उसकी हिम्मत नहीं है वो अपने आप दिख जाए कि हाँ ठीक है, ठीक है। ऊपर से स्क्रीन पेन लगा रखा है, वहाँ से हटा के बिल्कुल कोने में फेंक रखा है, समझ रहे आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग इलाज मान सकते हैं सारे ऐप का, ताकि आप लोगों के साथ में ज़िंदगी खिलवाड़ न करे। तो केरला सरकार के द्वारा यहाँ पर ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है केरला गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी लॉन्च की गई है, ताकि उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में व्हाट्सएप जो है वो अच्छा खासा रोल प्ले करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो केरला सरकार के द्वारा एक सैल्यूट करने वाला स्टेप है, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन जितनी जल्दी निकले उतना ही बिजनेस जो है वो आगे बढ़े, इतने ही सारे व्यापार आगे बढ़े हमारे देश में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, आमंत्रण। जैसे ना मैं आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ, सुबह मिलते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आमंत्रण ये पोर्टल है इनविटेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये एक तरीके से निमंत्रण प्रबंधन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है ऑनलाइन, तो यहाँ पर एक तरीके का ये इनविटेशन है मैनेजमेंट पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया यहाँ पर, आमंत्रण पोर्टल। तो यूज़ किया जाएगा यहाँ पर ई इन्विटेशन के लिए, जो भी डिग्नेटरी होती हैं, गेस्ट होते हैं, ऑनलाइन सेल टिकट वगैरह, फुल ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें, खासकर किसके लिए, ये रिपब्लिक डे की जब परेड वगैरह होती है, ठीक है। तो जनरल पब्लिक एक तरीके से ये डिग्नेटरी वगैरह या फिर एक तरीके से टिकट के हिसाब से भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक तरह का इन्विटेशन है, आजकल तो व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं इन्विटेशन, शादी है भाई आ जाना, मैंने कहा बहुत बढ़िया, फ़ोन कर देते तो वो भी जिक्र नहीं रहा आप जा तो दुनिया एडवांस चल रही है, टेक्नोलॉजी पता नहीं लोगों को पास में ला रही है कि दूर लेके जा रही है, मतलब आभासी पास है पर, लेकिन आभासी मतलब वर्चुअली पास आ गए हैं पर रियलिटी में दूर चले गए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्या रहे बताना जरूर। क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका आंसर है सी 9, 11 और 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, देख लीजिए यहाँ पर। बाकी हो ही गया, अब मैं आप लोगों को बनाऊंगा क्या, अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। एक बच्चा कह रहा है कि सर कब तक सीखेंगे अंग्रेजी, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है भाषा सीखना यार ये पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, आप लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो, सीख जाओगे। नहीं स्टार्टिंग में क्या बोला करते थे, आ ओ ए मा मी में कोई भी नाम नहीं निकलता था। सबसे पहले कौन सा शब्द बोलना स्टार्ट किया था आपने, सुना होगा ना, घर वाले बताते हैं कि सबसे पहले क्या बोला था, ठीक है। तो वही है, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को किसी ने सिखाया थोड़ा ना था, अच्छा ये बोलो, हाँ वो तो सिखाया था, अच्छा पापा बोलो, मम्मी बोलो, हैं ऐसे ऐसे तो 2-4 शब्द सिखाए होंगे उसके बाद में तो आज की डेट में सारे अपने आप कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो लैंग्वेज को सीखो, उसको यूज़ करके। नए शब्द आप लोगों की ज़िंदगी में ऐड करने जा रहा हूँ, अच्छे से इनको एंजॉय कीजिएगा, और जहाँ भी मन करे किसी पर जगह यूज़ करना है तो उठा उठा कर फेंकना कि ये शब्द, ये लो इंग्लिश, खाओ इंग्लिश, पियो इंग्लिश, मतलब इस्तेमाल करो यार, इनका पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो याद रहेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर लो, किसी के साथ में बोलने में यूज़ कर लो, तो इनका आप लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट करो, तभी आप लोग इनको याद रख पाओगे। अनएनविएबल है यहाँ पर अवांछनीय, यानी कि डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल, अनप्लीजेंट, यानी कि जिसकी सुखद स्वभाव, जिसका सुखद एक तरीके से एहसास न हो, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने एक तरीके से जैसे शब्द होते हैं ना, जो भी शब्द मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, ये आप लोग गौर करना, कुछ पढ़ोगे ना जब आप लोग, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर आएंगे और आप लोग बोलोगे यार ये तो पढ़ाया था पर भूल गए, पर भूलना नहीं है, इस्तेमाल करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेबिलिटी, ठीक है, यह सूक्ष्मता, यानी काफ़ी महीन, कोई भी एक तरीके से ना, एक तरीके से सूक्ष्म होने की अवस्था या गुण, ये बोला गया वैसे, क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग सबटल, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या बोला जाए इसको, वर्ड एक तरीके से डेलिकेसी, एक तरीके से यहाँ पर बोला गया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से शब्द जो है सूक्ष्म क्वांटिटी में कम आप लोग बोल सकते हो बेसिकली, ठीक है। काफ़ी सूक्ष्मता या छोटी क्वांटिटी में आप लोग इसको बोल सकते हो। ये कई बार आप लोग जब इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक एक शब्द के कई सारे आप लोगों को मीनिंग भी नजर आएंगे। जैसे कि इसको आप लोग अगर वैसे देखोगे, इसका मतलब कई जगह आप लोगों को चालाकी देखने को मिलेगा, ठीक है, कि एक तरीके से क्लेवर है, या फिर जटिल, कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर कई बार इसके एंटोनिम्स जो सिनोनिम्स होते हैं ना, उसमें जटिलता भी आता है, कई बार तिरु बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तिरु लक्षण, ठीक है, तो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे लोग चतुर बोलेंगे तो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूपिड हो गया, एक तरीके से इग्नोरेंट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्थ राइट हो गया। तो इस तरीके से शब्द आप लोग फ्रेम करना सीखोगे, उनको अलग अलग इस्तेमाल कर करके। तो यही मैंने बोला है यहाँ पर कि अगर एक शब्द का मतलब ये नहीं कि यही मतलब होगा, इंग्लिश में खासकर वैसे भी शब्द कम है, ठीक है, आप लोगों को पता है, तो ऐसे ऐसे घुमा फिरा के यूज़ करते रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर हो गया एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आप लोगों ने सुना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो उसी के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है आम माफी। तो ऑफिशियल पार्डन बेसिकली बोल देते हैं, पार्डन माफी करना, जैसे प्रेसिडेंट पार्डन देते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए पार्डन देने की बात यहाँ पर की जाती है। पार्डनिंग, रिप्राइव, ये सारे शब्द आप लोगों ने सुने। अपोजिट क्या होगा भाई साहब? पटापट, उठा उठा के पटको, पटक पटक के मारो, ठीक है यानी कि पेनल्टी दो दबा दबा के। तो ये इसका अपोजिट शब्द हो जाएगा यहाँ पर। ज़्यादा भी उठा उठा के नहीं पटकना है, ज़्यादा पटकोगे तो ना फिर क्या हो जाएगा? फॉर्मेंटेड, यानी कि भड़कने लगेगा इंसान। तो भड़काना भी नहीं है किसी को, यानी कि एक तरीके से यानी कहते हैं कि यार सामने वाले की ज़िंदगी में उंगली मत कर, वो फिर भड़क जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से कि शांति में चलने दे। एक कोई डायलॉग था इरफान खान साहब का था, आई थिंक, वो डायलॉग बोलते हैं कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में उंगली करोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सर दे के घुस जाऊँगा तो मुझे कई बार याद आता है डायलॉग, यानी कि जब तक तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, कोई छेड़ नहीं रहा है, सही करता है, फालतू में आगे छेड़ रहा है सामने वाला, तो वैसा फिर छोड़ो मत उसको, ठीक है। तो वो वाली बात मुझे कई बार याद आती है, और सही भी है। सामने वाला जब तुम उसको कुछ बोल नहीं रहे हो, वो क्यों तुमको आगे बार बार छेड़ रहा है? अगर कोई इतना कुछ कर रहा है तो फिर उसकी ज़िंदगी अमंगल बना दो, ओमिनियस बना दो, ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को करना है बेसिकली, एक तरीके से। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से ना अमंगल, मतलब एक तरीके से आप लोग शब्द भी देख सकते हैं यहाँ पर कि सामने वाले की ज़िंदगी एक इतनी थ्रेट दे दी उसको कि वैसा आज के बाद दिखाना हम तुमको क्या करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी को अशुभ बना देंगे हम, ठीक है। तो अमंगल, अशुभ बोल सकते हैं। कई बार वर्ड यूज़ करते हैं मनहूस यार कितना मनहूस है यार, ये मनहूस जब भी आता है ना सारा काम बिगड़ जाता है मेरा तो ऐसे ऐसे भी शब्द हैं भाई साहब। चलिए जो भी है, पर आप लोग आते हो जब भी यहाँ पर, मेरा तो दिन बन जाता है भाई साहब। कमेंट पढ़ पढ़ के आधा दिन बन जाता है मेरा कई बार। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना जो मतलब दिल छू जाते हैं कई बार काफ़ी अच्छे से आंसर दिया गया, मज़ा आ गया। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ज़िंदगी आपकी है, आप लोगों को खुद से जीनी है, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी, सॉल्यूशन भी आप लोगों को निकालने हैं और आगे बढ़ते रहना है। रुकना नहीं है, रुकना मना है, यानी कहते डरना मना है। तो यहाँ पर रुकना मना है। तो अगर रुकोगे नहीं, चलते रहोगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ते रहोगे, तो ज़िंदगी प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव नजर आएगी। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और इसी के साथ में अपना ध्यान रखिए। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फीडबैक देने के तरीके हैं यहाँ पर, आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए देखो कितनी प्यारी लाइन है यहाँ पर, ये ठीक है। ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। अगर यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो आप लोग किसी को सिखा भी सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग का रिविजन हो जाएगा, सामने वाले को सीखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। अच्छे से ध्यान रखिए, बिंदास तरीके से लाइफ को एंजॉय कीजिए। सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती है, सुना नहीं है राहुल गांधी जी से कि ये सब अपनी मन की बात है, ठीक है। तो आप भी अपनी जगह रजाई से बाहर निकलो और काम पर लग जाओ जैसे वो लगे हुए, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शानदार तरीके दिन को एंजॉय करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।